तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का डीमन डिवॉर के थर्ड पार्ट में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सीएन एलरिक को अपने रेसिडेंस पे लेके आया होता है और वो एक रेसिडेंस कम एक डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सीएन और एलरिक अंदर आ गए होते हैं। सीएन एलरिक से बोलता है कि अच्छा हाँ, तुम्हारी बहन भी आने वाली थी ना। एलरिक बोलता है आखिर तुमने मुझसे ये अभी क्यों पूछा। सीएन उससे बोलता है आखिर तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम्हारी वजह से वो कितनी परेशानी में गुजर रही है, तुम्हें उससे जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करना चाहिए। तभी हम एलरिक को देखते हैं जो कि अपने सिस्टर का लेटर पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है मेरे प्यारे छोटे भाई एलरिक, मैंने सुना कि तुम नेरेस्टर फैमिली के घर पे जा रहे हो। जब तक मैं वहाँ नहीं आती तब तक तुम वहाँ किसी भी तरीके का परेशानी खड़ा मत करना और तुम खुद को तैयार कर लो, अगर तुम वहाँ से भागे तो तुम मरने वाले हो। हम देखते हैं कि एलरिक की पूरी तरह फट गई होती है पढ़ के। वो बोलता है कि अब ये यहीं पे खत्म हुआ, अब मैं मरने वाला हूँ। मेफिस्टो बोलता है लगता है कि एक और डीमन है मेलविंगर फैमिली में जिसके बारे में मैं अभी तक नहीं जानता, और मैं ये देखना भी चाहूंगा कि आखिर वो कौन हो सकता है जो तुम्हारे जैसे एक डीमन को कांपने पे मजबूर कर दे। तभी सीएन एलरिक से बोलता है कि वो एक एंजल की तरह है, जब तक कि तुम उससे परेशानी में न डालो, और मैं ये भी जानता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो। और वो बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि उसने कितना मेहनत किया था तुम्हें एकेडमी में भेजने के लिए। एलरिक बोलता है कि हाँ, मुझे वो अच्छे से याद है और मैं इसके लिए उसका बहुत ही थैंकफुल हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी सिस्टर की दूसरी साइड को देख लेते हो तो तुम ये सब बोलने की हिम्मत नहीं करोगे। और तभी वो उससे बोलता है उसकी सिस्टर को देखते हुए कि चलो फिर तुम्हारी सिस्टर मेरी सिस्टर से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी सीएन उससे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि उस खड़ूस को बिना रीजन के सभी लोग चुड़ैल बुलाते हैं। हम देखते हैं कि उसकी बहन ये सारी बातें उसके सुन रही होती है। वो बोलता है कि उसकी पर्सनालिटी अचानक से चेंज हो गई जब सभी ने उसे जीनियस बुलाने लगे, यहाँ तक कि तुम उसे एक प्रॉपर ह्यूमन भी नहीं कह सकते। तभी उसकी बहन बोलती है उसके पास आके, वो बोलती है कि जैसा कि मुझे याद है मैंने बोला था कि मैं तुम्हें जब भी मिलूंगी तो बहुत अच्छे से धोऊंगी। जब तुम पिटाने के लिए इतना बेताबी थे तो मुझे तुमको मुझसे बोलना चाहिए था। और वो एक पंच खींच के उसके फेस पर मारती है, जो कि हमें दिखाया नहीं जाता। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो दोनों अपने रास्ते में चलने लगते हैं और उसकी बहन सबसे आगे चल रही होती है। तभी एलरिक उससे बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इलेक्शन के समय हमारी मदद करने के लिए। तभी उसकी बहन बोलती है कि चलो भी, तुमको मेरी मदद की वहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं थी। तभी हम सीएन को देखते हैं जो कि अपने सूजे हुए मुंह के साथ बोलता है कि मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ ये बात को सोचे कि आखिर तुमने उस समय इसकी मदद क्यों की, क्योंकि तुम कभी भी किसी की मदद नहीं करती हो जब तक कि तुम्हें उससे कुछ ना मिले। तभी ताशा बोलती है कि लगता है कि वो पंच जो मैंने तुम्हें फेस पे मारा वो काफी नहीं था तुम्हारे लिए। वो बोलता है चलो भी, अब मुझे अपने फ्रेंड के सामने इतना एम्बैरेस मत करो। वो बोलती है अच्छा तो वो कौन था जिसने पहले स्टार्ट किया। तभी हम देखते हैं एलरिक को कुछ महसूस होता है और ताशा और सीएन उससे कुछ बताते हुए आगे चल रहे होते हैं। वो एलरिक से बोलती है कि ये हॉल ऑफ मिस्ट है, जिससे जो कि मेरे फादर के मेंशन की तरफ जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स हैं, तो तुम यहाँ पर थोड़ा फोकस्ड रहना और अपने गार्ड डाउन मत करना। और यहाँ तो कुछ ट्रैप ऐसे हैं जो कि 6 सर्कल के विजार्ड के लिए भी बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं और एलरिक वहाँ से गायब होता है। तभी हम एलरिक को देखते हैं जो कि हर तरफ मिस्ट से घिरा होता है। वो बोलता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, आखिर सीएन और ताशा कहाँ पे है, यहाँ तक कि वो बुढ़ा घुसट में फिस्टो भी गायब है। जब समय आता है तो वो हमेशा गायब हो जाता है, और आखिर मैं हूँ कहाँ पे। हम देखते हैं कि एलरिक अपने सामने देखता है जहाँ एक बहुत बड़ी आंखें उसको घूर रही होती हैं। वो उसे देख के बोलता है कि आखिर ये कितना इनक्रेडिबल मैजिक है, तो क्या यही नेरेस्टर्स का ट्रू पावर है। सभी टाइप्स के एलिमेंट्स मेरे आसपास के स्पेस में अच्छे से भरे हुए हैं, और वो ऐसे ही नॉलेज वाली बातें कर रहा होता है मैजिक से रिलेटेड, हमें ये कहानी से कोई रिलेटेड नहीं है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे बोलती है तो क्या तुम्हें मजा आ रहा है छोटे बच्चे। तभी एलरिक वो आवाज सुनकर चौंक जाता है। वो बोलता है क्या मुझे कोई देख रहा है। वो बोलता है कि आखिर तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या देख रहे हो, या फिर तुम बिना क्लू के किस इधर उधर देखे जा रहे हो। वो बोलता है कि हालांकि मैं अपना रास्ता भूल गया था, लेकिन बिना किसी के परमिशन के उसके मैजिक पर नजर डालना ये एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। वो बोलता है कि अगर ये आवाज उनके जो इस प्लेस को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो शायद कोई 7 सर्कल के विजार्ड होंगे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि तो क्या ये ऐसा है कि तुम मुझे सुन नहीं सकते, लेकिन मैंने तुम्हें रिएक्ट करते हुए देखा, क्या तुम मुझे सच में नहीं सुन सकते। एलरिक अपने मन में बोलता है जा रुको, ये नरेस्टर्स की गलती है जो कि उन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड नहीं किया, तो क्या मुझे ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए जैसे कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। तो ठीक है, अब मुझे इस मेज से निकलना है। तभी वो आदमी बोलता है तो अच्छा, तुम अब इस बूढ़े इंसान को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हो और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम अपने दिमाग में क्या खिचड़ी पका रहे हो, वो मुझे सब पता चल रहा है। तभी हम एलरिक को देखते हैं जो कि अपना क्लॉक स्पीच यूज करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि मैं उसे अपने मेज के अंदर नहीं देख पा रहा हूँ, क्या उसने मेरे मिस्ट को एक क्लॉक की तरह यूज किया है छिपने के लिए। वो बोलते हैं ओह सुडोन, तुम तो बहुत जल्दी चले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने एक अमेजिंग चाइल्ड को पीछे छोड़ गए हो। एलरिक अपने मन में सोचता है कि अगर वो एल्डर वहाँ पर नहीं आया होते तो मैं उन सब के मीनिंग्स को और भी अच्छे से समझ पाता, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ पर और देर के लिए रुका होता तो मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुका होता। तभी हमें एल्डर की आवाज सुनाई देती है कि वो बोलते हैं एलरिक से कि तुम पहले से यहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो, जब चीजें मजेदार होना शुरू हुई तो। हम देखते हैं
एल्रिक के आसपास वही मिस्ट का घेरा बन जाता है और वो कहीं पर गिरने लगता है। वो उससे बोलते हैं कि हालांकि तुम ऐसी चीज का लालच कर रहे हो जो कि तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हें उसका प्राइस पे करना चाहिए। तभी सीएन अपनी सिस्टर से बोलता है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अपने फादर से इसके बारे में बताना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे कोई आ जाता है और बोलता है कि ट्रू पैलेस का ब्लू फॉग ओपन हो चुका है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ। हमें बताया जाता है कि ये गाय नरेस्टर है जो कि नरेस्टर फैमिली के लॉर्ड हैं। तभी सीएन उनसे बोलता है कि फादर नहीं मेरे लॉर्ड। तभी उसके फादर सीएन से बोलते हैं क्या तुमने उसे प्रॉपरली गाइड नहीं किया। वो बोलता है कि हम लोग के एंट्रेंस को पास करने से पहले ही वो डिसअपियर हो गया। तभी उसके डैड बोलते हैं तो वो डिसअपियर हो गया ट्रू पैलेस में एंटर करने से पहले। ऐसा लग रहा है कि ग्रेट अंकल उसको लेकर कुछ सोच रहे हैं। वो बोलते हैं कि आखिर ये ग्रेट अंकल कर क्यों रहे हैं, आखिर कौन जाने वो कब क्या सोचते हैं। तभी हम सीएन को देखते हैं जो कि हकलाते हुए अपने फादर से बोलता है कि हम बस यहाँ पर खड़े होकर देख नहीं सकते। वो एक मेलविंगर फैमिली के लॉर्ड के तौर पर हमारे नरेस्टर फैमिली में एक गेस्ट बन के आया था, अगर कुछ गलत होता है। तभी उसकी बहन उससे बोलती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो ब्रदर। सीएन बोलता है कि क्या। वो बोलती है कि जा तुम खुद को देखो, आखिर तुम उसको लेकर कितने परेशान हो, हालांकि तुम अपने फैमिली को भी लेकर इतने परेशान नहीं होते। अब तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई हूँ उस रेडिएंट स्टारडियो को लेकर। तभी हम देखते हैं कि सीएन के फादर भी बोलते हैं कि मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, जो कि सुन के उन दोनों चौंक जाते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कितना स्किल्ड है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एली को जो कि किसी और जगह पे टेलीपोर्ट हो गया होता है और वो बोलता है कि आखिर मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। उतनी देर में उसके ऊपर एक अटैक आके लगता है और वो अपने मैजिक बैरियर से उसे ब्लॉक भी कर लेता है। और वो बोलता है कि आखिर ये सारे बुढ़े मेरे पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं, पहले मेफिस्टो फिर ओटोमन फिर ये बुढ़ा, आखिर इन सबके दिमाग में चल क्या रहा है। और वो बोलता है कि नहीं, मुझे इस समय अभी पैनिक नहीं करना चाहिए, पहले मुझे ये सारे सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और हालांकि बात की जाए तो इस रेस में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स फैले हुए हैं, हालांकि नरेस्टर फैमिली बस एक एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए जानी जाती है, वो है विंड। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो उन्होंने एक विंड एट्रीब्यूट से कई सारे एट्रीब्यूट को सेव दी है, जैसे कि हॉट विंड फायर एट्रीब्यूट को कैरी करती है और मॉइस्चर को वेपर में कन्वर्ट करती है, और लाइट जो कि सारे मॉइस्ट को एक तरफ गैदर कर रहे हैं, और कोल्ड विंड जो कि आइस एट्रीब्यूट को पोजेस करती है, वो मॉइस्ट को और भी ज्यादा डेंस करते जा रही है। और जो स्ट्रॉन्ग विंड इन दो सबके बीच में बह रही है, वो फॉग के मूवमेंट को सील कर रही है। अगर वो बुढ़ा इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर वो इस लेवल पे विंड को कंट्रोल कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक टाइफून भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन एक सेकंड रुको, तो क्या फिर वो आइस माउंटेन को भी अपने विंड्स के जरिए क्रिएट कर सकता है? हालांकि उसने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने मुझे बहुत ही प्रोवोक कर दिया है। तो मैं अब इस मैजिक को और भी अच्छे तरीके से समझूंगा, जो कि मैंने पहले नहीं कर पाया था। अब मैं उसी मेथड को अपने मैजिक और माना पे अप्लाई करूंगा, जो कि वो अपने माना और विंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज कर रहा है। और यदि मैं इससे जुड़ने वाले माना सर्कुलेशन को रीअरेंज करने के लिए और भी आगे जाऊं और वेस्ट हो रहे माना और अपने सोल स्पीच को यूज करते हुए क्या इसे रिड्यूस नहीं कर सकता, तब तो इससे मैं अपने आइस मैजिक के साथ दूसरे एट्रीब्यूट्स को भी यूज कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि एलिक अपने हाथ में कुछ मैजिक क्रिएट करने लगता है और उसके ड्रैगन हार्ट में और उसका क्रूएलिटी सील लो करने लगता है। हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर एक इन्फिनिटी का सिंबल आ जाता है और वहां पे बस लाइट ही लाइट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि आखिर मेलविंकर मैंने तुम्हें ढूंढ नहीं लिया। हम देखते हैं कि एल्रिक उन दोनों के पीछे आ चुका होता है। तभी ताशा और सीएन उसे देखकर बहुत ही चौंक गए होते हैं। सीएन बोलता है कि हालांकि सिक्स सर्कल के मेज को भी 24 घंटे लग जाते हैं वहां से निकलने के लिए। ताशा बोलती है कि और मेरे को तो 4 घंटे 52 मिनट लगते हैं, लेकिन तुमने तो बस 40 मिनट में ही इसे कंप्लीट कर दिया। तभी मेफिस्टो उससे घूरते हुए बोलता है कि नहीं, बस इतना ही नहीं है, हालांकि इसने अपने सील ऑफ क्रूएलिटी को भी पूरी तरह इवॉल्व करके लेवल 5 के स्टार तक पहुंचा दिया है। और मैं बोल सकता हूँ कि एक हाई लेवल का मैजिक था जिससे मैं भी इंप्रेस हो चुका हूँ। और यहाँ तक की बात बस यही नहीं है, इसने बस उसे डिमोलिश ही नहीं किया, बल्कि उसके सारे टेक्निक्स को अपने लिए रख भी लिया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सीएन के डैड आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये बहुत ही अमेजिंग है। मैं बहुत ही पछता रहा हूँ कि आखिर मैं वहाँ पे हेडमास्टर के इलेक्शन में क्यों नहीं गया। मैंने सुना था कि तुम कुछ दिन पहले ही अपने ब्लॉकेज डिजीज से पूरी तरह क्योर हुए हो, लेकिन तुम ऑलरेडी एक सिक्स सर्कल के मेज बन चुके हो। तभी ताशा चौंकते हुए बोलती है, क्या एलिक तुम पहले से ही सिक्स सर्कल के मेज बन चुके हो? ऐसा लगता है कि मेरे भाई का दोस्त मेरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। तभी हम एलिक को देखते हैं कि जो वो जाकर गाय नरेस्टर से अपना हैंडशेक करता है और वो बोलता है कि मुझे माफ करिएगा आप अपने आप को इतना लेट इंट्रोड्यूस कराने के लिए, मैं लॉर्ड मेलविंकर एल्रिक मेलविंकर। तभी गाय नरेस्टर उससे बोलते हैं कि मैं नरेस्टर फैमिली का लॉर्ड गाय नरेस्टर हूँ और हमें माफ करना कि तुमको हमारी वजह से इस एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा। एल्रिक बोलता है कि नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। तभी गाय नरेस्टर बोलते हैं कि तुम्हारा समझने के लिए धन्यवाद, चलो अब मेरे घर में चलते हैं।
सीएन बोलता है कि एलिक जल्दी चलो, मेरे भाई और मेरे छोटी बहन और मेरी मदर तुम्हारा वेट कर रही हैं। तभी एलिक थोड़ा सा सैड हो जाता है अपने फैमिली को सोच के। वो बोलता है कि ठीक है मैं चल रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है इजाबेल की तरफ। हम देखते हैं कि उसके फादर बेड पे उठ के बैठ गए होते हैं। तभी इजाबेल अपने फादर को देख लेती है और चौंक जाती है। तभी जाकर वो अपने फादर को गले से लगा लेती है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही हो, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, ऐसे बिहेव मत करो। और वो बोलते हैं कि आखिर तुमने मुझे ऐसे कैसे ठीक कर दिया। हालांकि यहाँ तक डॉक्टर ने भी हार मान चुके थे। तभी वो रोते हुए बोलते हैं कि इसमें एलिक ने मेरी मदद की, अगर वो नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। वो बोलते हैं कि एलिक जैसा कि एक प्रेस्टिजियस मैजिक फैमिली से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो बोलते हैं कि हाँ, मेलविंगर्स हमेशा एक लाइट की तरह रहे हैं जो कि हमेशा डार्कनेस को दूर करते हैं। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इजाबेल के फादर कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। इजाबेल उनसे बोलती है कि आखिर आप अचानक इतना जल्दी कहाँ जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, आपको थोड़ी देर और आराम करना चाहिए। उसके फादर बोलते हैं कि आखिर इस समय में अपने हेल्थ के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, यदि ऐसा कोई टैलेंट है तो मुझे उसे खोजने जरूर जाना चाहिए, चाहे वो कॉन्टिनेंट के दूसरी छोर पर ही क्यों ना हो, क्योंकि एक ऐसा राइटियस चाइल्ड जो कि इस करप्टेड दुनिया में है, तो क्या ये एक बड़ा रीजन नहीं है मेरा उसके पास जाने के लिए। अभी हमें ब्लू वुल्फ के मिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिल्टन अपने घुटने पर बैठा होता है। पॉल वाइल्ड बोलता है कि हमारे सारे ब्लू वुल्फ्स को स्लॉटर कर दिया गया, इजाबेल एस्केप कर गई और यहाँ तक कि मेरा भाई भी क्योर हो गया, और जो बंदा बच बचा कर यहाँ तक आया था वो मेरे आंखों के सामने ब्लास्ट हो गया। तो क्या उसी मैजिशियन बच्ची का काम है? हिल्टन बोलता है कि उसने जरूर उसके बॉडी में कोई कर्ज प्लेस किया होगा। तभी पॉल वाइल्ड बोलता है कि आखिर मेरे ब्रदर के बारे में क्या, उसके बारे में क्या न्यूज है? वो बोलता है कि वो ब्लू हॉक के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो एलिक मेलविंगर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अभी नरेस्टर फैमिली में रुका हुआ है। पॉल वाइल्ड बोलता है अच्छा, तो ब्लू हॉक्स, और उसने मेरे पर अटैक भी नहीं किया, उससे पहले उसने अपने भाई को समन किया। ऐसा लगता है कि ब्लू लायन पूरी तरह कमजोर हो चुका है और वो हिल्टन को ऑर्डर देता है कि मेरे भाई और एलिक मेलविंगर को एक दूसरे के साथ मिलने मत देना। जैसे ही वो नरेस्टर फैमिली से बाहर निकलता है उसे मार डालना, और ये मत भूलना कि आखिर मैंने तुम्हें किस रीजन से अभी तक जिंदा छोड़ा है, ये इसलिए कि क्योंकि तुम ही वो छोटी सी ट्रिक को पोजेस करते हो। तभी हम देखते हैं कि हिल्टन के हाथ पर एक डिमोनिक सील जैसा कुछ बना होता है। अब ये डिमोनिक सील है या फिर कुछ और, ये हमें आगे जाकर ही मालूम होगा। वो बोलता है कि मैं इसे अच्छे तरीके से याद रखूंगा। अभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एलिक और सीएन को दिखाया जाता है। सीएन एलिक से बोलता है कि चलो एलिक, मेरी मदर और मेरे सिबलिंग्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी मेफिस्टो पीछे से बोलता है, वो गाय नरेस्टर, क्या वो एक ह्यूमन है? तभी एलिक मेफिस्टो से बोलता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि वो एक डीमन है? मेफिस्टो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर वो एक रेगुलर ह्यूमन है जो कि एक मेलविंगर भी नहीं है, तो वो इस पावर लेवल तक कैसे पहुंच पाया? एलिक बोलता है तुमने तो मुझे थोड़ी देर के लिए डरा ही दिया था। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ह्यूमंस बस एक दूसरे के साथ खेल ही रहे थे जब तुम हजारों सालों से एक जगह पे सील थे? तो यहाँ पर दूसरे लॉर्ड्स भी है जो कि मैजिक टावर्स हैं, लॉयन फैमिली के लॉयंस हैं, इंपीरियल फैमिली के इंस्पेक्शन ऑफ ब्यूरो है, इवोल्यूशनरी आर्मी है, बीस्टमैन है, वो टेस्टिंग अलायंस है, और बहुत सारे ऐसे ही लॉर्ड्स हैं। तो आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ इस एरा के लोग मॉन्स्टर से बहुत ही परेशान होंगे? अभी मेफिस्टो बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि बस गोल्डन लायन ही नहीं है जो कि इस कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन यहाँ दूसरे भी हैं जो कि उससे सिमिलर है या फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो हंसते हुए बोलता है लगता है कि ऐसा कोई ना कोई रीजन जरूर है जो कि मैं ग्रेट मेफिस्टो को इस एरा में जगाया गया है। वो बोलता है कि एक जंगली लाइफ जहाँ काउंटलेस बीस्ट एक दूसरे को डिवावर करते हैं किंग बनने के लिए, और उससे जो केओस और दुश्मनी फैलती है उससे मुझे बहुत ही सुकून महसूस होता है। और वो एलिक से बोलता है कि मैं मेफिस्टोफिलस अब तुम्हें उतना पुश करूंगा जितना मुझसे पॉसिबल होगा, जिससे कि मैं अपना पावर को दोबारा रिगेन कर पाऊं। अभी हम देखते हैं कि एलिक बिना उसकी बात सुने कहीं पर गायब हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर मेरी बातें सुने बिना तुम कहाँ चले जाते हो? अभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सीएन का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी मदर और उसके दो सिबलिंग्स टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सीएन की छोटी बहन अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम ये देखिए, ये इडियट अपना खाना गिरा रहा है क्योंकि ये एली को घूर रहा है। तभी वो छोटा वाला बोलता है कि आखिर एली के सामने तुम्हें अपने बड़े भाई को इडियट कहने की हिम्मत कैसे हुई? तभी सीएन दोनों से बोलता है क्या तुम दोनों थोड़ा चुप रहोगे? तभी उसकी मॉम बोलती है कि आखिर तुम दोनों एटलांटिस के हीरो के सामने इतना शोर क्यों कर रहे हो जिसे तुम लोग बहुत एडमायर करते हो? क्या मैंने तुम दोनों को नहीं बताया था कि अच्छे बच्चे खाना खाते समय शांत रहते हैं? अभी वो छोटी बच्ची बोलती है कि अच्छा ठीक है मम्मा, अब मैं अच्छी बच्ची बन के रहूंगी। वो बोलता है कि अच्छा मैं भी अब अच्छा बच्चा बन के रहूंगा। हम देखते हैं कि एलिक इन सबको देख के अपनी बातें याद करने लगता है जब वो अपनी बहन से लड़ा करता था। तो हम देखते हैं कि उसकी बहन उससे बोलती है कि आखिर तुम मेरी नकल क्यों करते रहते हो? क्या तुम मेरे से डांट खाना चाहते हो? भी एलिक अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम ये मेरी इडियट बहन मेरे को हमेशा मारने की कोशिश करती रहती है। अभी उन सबकी मॉम बोलती है कि क्या मैंने तुम दोनों से नहीं बोला था कि खाना खाते समय फाइट नहीं करते हैं? अभी उन सबके फादर बोलते हैं कि ऐसे उम्र में बच्चे ऐसे
से ही फाइट करते हैं यानी। तभी एल्रिक अपने सिस्टर से बोलता है कि तुम वो पहली होगी जिससे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा जब मैं आर्चमेज बन जाऊंगा। उसकी मॉम एल्रिक से बोलती है कि तुम्हें 100 माइंडसेट को अच्छे से पढ़ना होगा जो कि आजकल के मैजिशियन पोजेस करते हैं। वो बोलता है कि नहीं, आज मैंने डैड के साथ खेलने का डिसाइड किया है। तभी एल्रिक की मॉम हेज से बोलती है कि हेज, आज भी मैं एल्रिक को तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। सीएन की मॉम एल्रिक से बोलती है क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आया? एल्रिक बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना बहुत ही डिलीशियस है। मैं तो ये सोच रहा था कि आपके खाने का जो स्वाद है वो मेरे मुंह में डिसअपीयर ही नहीं हो रहा है। तभी उसकी सीएन की मॉम बोलती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आया। मैं थोड़ी चिंतित थी कि तुम्हें शायद हमारी हॉस्पिटैलिटी पसंद नहीं आई है क्योंकि तुमने थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन बनाया था। एल्रिक बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरों के साथ बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि चारों एक साथ एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। तभी गाय नेस्टर एल्रिक से बोलते हैं कि मैंने सुना कि तुम नेक्स्ट के एक्सहिबिशन राइट हमें दे रहे हो। एल्रिक बोलता है कि हाँ, क्योंकि अब तक मैं सीएन के कर्ज में ही रहा हूँ। तभी गाय नेस्टर एल्रिक से बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो? हम देखते हैं कि सीएन और तासा दोनों सुनकर चौंक जाते हैं। एल्रिक बोलता है तो ये मेलविंगर्स के डाउनफॉल को लेकर है। वो बोलता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो कि 1000 साल पुराने इतिहास वाला परिवार जिसने काउंटलेस बैटल्स को जितवाने में मदद की है वो बस एक ही रात में खड़ी हो गई हो। वो बोलता है कि इंपीरियल फैमिली द्वारा बहिष्कार, हेक्साग्राम की राजनीतिक चालें और उन लोगों द्वारा विश्वासघात जिन पर मैंने भरोसा किया था, और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं इनसे नफरत करता हूँ। मैं इस बात से बहुत ही आश्चर्य हूँ। और वो मुस्कुराते हुए गाय नरेस्टर से बोलता है कि नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ क्योंकि सभी के पास अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। वो अपने मन में बोलता है कि नरेस्टर फैमिली ने किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं किया जब हमारी फैमिली डूब रही थी, तो हालांकि वो सभी पॉलिटिकल रीजन की वजह से हमें मदद करने में सक्षम नहीं थे। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है कि आखिर एक मेलविंगर एक नरेस्टर से क्यों झुक रहा है, और ये हेक्साग्राम जो कि मेलविंगर्स से 1000 पहले अपने दुम दबाकर उनके पीछे छिपे रहते थे, और तो और तुम दोनों लॉर्ड्स हो तो तुम दोनों सेम रैंक पे हुए। तभी एल्रिक मेफिस्टो से बोलता है कि वेल, ऐसा नहीं है कि मैं अपने प्राइड से अपने खाने की कीमत चुका सकता हूँ और इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। हालांकि हमारे मेलविंगर फैमिली ने अपनी पावर बहुत पहले ही खो चुकी है। तभी मेफिस्टो एल्रिक से बोलता है कि ये कितना अनएक्सपेक्टेड है कि तुम्हारे जैसा इंसान जो कि हमेशा पावर के लिए जीता है, तो क्या तुम्हारा इसके पीछे भी कोई रीजन है? तभी एल्रिक बोलता है कि हालांकि मैं अपने फ्रेंड के घर पे आया हूँ और ये जगह एक ऐसी जगह है जिसे मैं एक दिन सरपास करना चाहूंगा, और उससे पहले मुझे यहाँ के मेजेस के बारे में पता करना होगा कि आखिर वो किस लेवल के हैं, और यहाँ के लॉर्ड के बारे में भी कि आखिर वो किस तरीके के इंसान है। तभी सीएन के लीडर एल्रिक से बोलते हैं कि अगर तुम बताओ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, नरेस्टर्स मेलविंगर्स को अपना फुल सपोर्ट देंगे। हम देखते हैं कि एल्रिक उनकी बात सुनकर पूरी तरह चौंक जाता है। गाय नरेस्टर बोलते हैं कि तुम इसे ऐसे मत देखो, ये उस एक्सक्यूशन राइट के साथ साथ तुम्हें तुम्हारे दोस्त के डैड होने के नाते ये मेरी तरफ से एक तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तभी मेफिस्टो बोलता है कि अरे जरा इसे देखो तो, ये कितना चालाक इंसान है, क्या वो तुम्हारे साथ अपने रिलेशनशिप गहरा करने के लिए और पावरलेस मेलविंगर फैमिली का सपोर्ट करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा रहा है। एल्रिक मेफिस्टो से बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा है, जब नरेस्टर फैमिली मेरे को बैकिंग प्रोवाइड करेगी तो मेरा फाउंडेशन और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं श्योर हूँ अगर नरेस्टर फैमिली मेरी मदद करती है तो हेक्साग्राम के दूसरे लोग और बहुत सारे अदर ग्रुप के लोग उन पर नजर बनाए रखेंगे। वो बोलता है कि आखिर वो एक पावरलेस मेलविंगर्स की मदद क्यों ही करना चाहते हैं जिससे उनको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। तभी ताशा अपने फादर से बोलती है कि माय लॉर्ड, तो अब हमें, तभी हम देखते हैं कि वहाँ से कोई खिड़की तोड़कर अंदर आने लगता है। हम देखते हैं वहाँ बहुत ही ब्राइटनेस हो जाती है। एल्रिक बोलता है कि अभी क्या हुआ, आखिर किस तरीके का क्रेजी बास्टर्ड नरेस्टर फैमिली में ऐसे करने की कोशिश कर सकता है। तभी वो आदमी एल्रिक की तरफ फिंगर करते हुए बोलता है कि तुम। तभी एल्रिक अपने मन में सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये वो है? वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे डिसाइपल बनोगे। एल्रिक बोलता है कि मैंने एक बार सीएन से सुना था कि उसके फादर टैलेंटेड लोगों को लेकर बहुत ही ग्रीडी है और इनके फैमिली में 100 से भी ज्यादा लोग रहते हैं जो कि एक वेसल की तरह नहीं बल्कि एक गेस्ट की तरह रहते हैं, और नरेस्टर्स की ट्रू पावर इन मॉन्स्टर के साथ साथ चलने वाली उन सीनेट्स में है। तभी हम देखते हैं कि कोई उस आदमी को सीनेटर बोल रहा होता है कि सीनेटर, ये लॉर्ड का ऑफिस है, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट है, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। और ये वो सीनेट है जिन्होंने सभी नरेस्टर के मेजेस को टीच किया है, और हमें इनका नाम बताया जाता है जो कि व्हाइट नाइट अगस्टीन नरेस्टर होता है। एल्रिक मन में अपने बोलता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये शायद गाय नरेस्टर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो एल्डर बोलते हैं कि अरे जरा देखो, ये बुढ़ा इतनी जल्दी में था कि मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, लॉर्ड मुझे माफ करिएगा। तभी गाय नरेस्टर उनसे बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आखिर वो क्या चीज है जो कि आपको यहाँ तक खींच लाई है। वो एल्डर बोलते हैं कि जैसा कि मैंने एग्जैक्टली बोला था, मैं उस बच्चे को अपना डिसाइपल बनाने के लिए आया हूँ जिसकी बेशर्मी की कोई हद नहीं है। तभी गाय नरेस्टर बोलते हैं तो क्या आप सीएन के साथ वाले बच्चे की बात कर रहे हैं? वो एम्पायर के 4 ड्यूक में से एक है जो कि मेलविंगर के ड्यूक हैं। मुझे लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तभी हम देखते हैं गाय नरेस्टर पीछे की तरफ देखकर एल्रिक को देख रहे होते हैं। तभी एल्रिक एल्डर के पास जाता है और बोलता है कि मैं एल्रिक मेलविंगर जो कि मेलविंगर फैमिली का ड्यूक है, आपको ब्रीड करता है।
लेस्टर फैमिली के सीनेट मास्टर अगस्टीन। तभी हम देखते हैं सभी को जो कि पूरी तरह चौंक जाते हैं और वो सीएन एलिक से बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो एल्डर एलिक से बोलते हैं कि अच्छा तो तुम मुझे पहचान चुके हो। तभी एलिक बोलता है कि आखिर मैं लेस्टर फैमिली के ग्रेट एल्डर को कैसे नहीं पहचान सकता, मेरे फादर ने मरने से पहले आपके बारे में बहुत ही बताया था। वो बोलते थे कि अगर आपके जैसा कोई पिलर हमारी फैमिली में होता तो हमारी फैमिली कभी भी ऐसे इजीली कोलैप्स नहीं होती। तभी वो एल्डर उससे बोलते हैं कि हालांकि तुम्हारे फादर का मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं था। तभी एलिक उससे बोलता है कि एक ग्रेट टैलेंट हमेशा वहां पहुंचती है जहां उसकी कम उम्मीद होती है। वो बोलते हैं कि तुम चालाक बच्चे, तुम्हारे पास सच में एक तीखी जबान है। तभी एलिक बोलता है तो क्या एक ऐसी साइड नहीं है मेरी जिस रीजन से आप मुझे अपना एक डिसाइपल बनाना चाहते हैं? मैं आपकी इस बात को कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लूंगा। एल्डर उससे बोलते हैं कि तुम छोटे ड्यूल, हालांकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तो यहाँ पर अब बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे? तभी एलिक उनसे हंसते हुए बोलता है एक मेलविंगर लॉर्ड एक लेस्टर फैमिली के ग्रेट मास्टर का डिसाइपल कैसे बन सकता है? आपका ये ऑफर मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, तो आप इसे वापस ले लें। वो एल्डर बोलते हैं एलिक से कि लेकिन तुमने पहले से ही मेरी टीचिंग्स को हॉल ऑफ मिस्ट से हासिल कर लिया है। एलिक बोलता है कि वो मेरा अनइंटेंशनल मूव का एक पार्ट था और ये एक बस कोइंसिडेंस था। मैं आशा करता हूँ कि आप ये बात को अच्छे से समझेंगे। वो बोलते हैं कि तुमने मेरे मैजिक को बिना परमिशन के लिया है। तभी एलिक उनसे बोलता है कि इससे भी ज्यादा आप ही वो थे जिन्होंने मुझे उसमें पहले फंसाया था, तो प्लीज आप। तभी हम देखते हैं उतने में वो एल्डर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब चुप हो जाओ। हम देखते हैं कि वो अपना मैजिक यूज करने लगते हैं और वो उससे बोलते हैं तुम्हें अपने एल्डर्स को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो। हम देखते हैं कि एलिक उनके मैजिक को देखकर पूरी तरह चौंक गया होता है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर के आसपास एक नाइट के स्काई जैसा सीन बन जाता है। तभी एलिक चौंकते हुए बोलता है क्या ये नाइट स्काई है? आखिर ये इतना वाइट क्यों है? तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर आकर पीछे से उसको हिट कर देते हैं जिससे कि वो एलिक वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो सोचता है अपने मन में कि क्या ये टेलीपोर्टेशन था? नहीं, एक फिजिकल मूवमेंट था, लेकिन एक मैजिशियन इतना तेज मूव नहीं कर सकता। तभी वो एल्डर बोलते हैं चलो अब तुम मेरे हाथ लग गए, अब तुम मेरे हो। हम देखते हैं कि एल्डर उसको कहीं और लेके चले जाते हैं। तब सभी लोग पूरी तरह घबरा जाते हैं। तभी हम ताशा को देखते हैं जो कि सीएन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे फ्रेंड को अभी अभी किडनैप कर लिया गया, क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं करोगे? तभी सीएन अपने सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर तुम्हें नहीं पता कि आखिर वो एलिक किस तरीके का इंसान है। तभी ताशा बोलती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो बोलता है कि वो बस नौटंकी कर रहा है। तभी हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि बोल रहा होता है ये सच में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, हालांकि अब ये बुढ़ा आदमी अब इसका दूसरा विक्टिम होने वाला है ठीक मेरे बाद। आखिर तुम कितने फियरलेस हो कि तुम उस मॉन्स्टर्स ओल्ड मैन को अपने मास्टर के तौर पे यूज कर रहे हो। नहीं, सही बोला जाए तो तुम उसे अपने पुश ओवर के तौर पे यूज कर रहे हो। तभी हमें एलिक को दिखाया जाता है जो कि अपना आंख धीरे धीरे खोलता है। हम देखते हैं कि वो बुढ़ा उसके पास ही बैठा होता है। तभी वो एल्डर उससे बोलता है कि क्या तुम अब जग गए? तभी हम देखते हैं कि एलिक वहां से जंप करके उससे दूर हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये क्या था और आखिर मैं कहाँ पे हूँ। हम देखते हैं कि वो अपना हाथ पीछे की तरफ लाता है जहाँ की कोई भी ग्राउंड नहीं होता है और वो धीरे धीरे नीचे गिरने की लगता है। तभी हम देखते हैं कि वही एल्डर आके उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि थोड़ा केयरफुल रहो। तक तो मैंने अपने डिसाइपल को खो ही दिया था जो कि मैंने अपने 90 ईयर्स के लाइफ में पाया है। वो अपने मन में एलिक अपने मन में बोलता है कि मैंने तो बस एक गैम्बल खेला था जिससे कि मैं एक नरेस्टर फैमिली के हेड के सभी टेक्निक्स को पा सकूं। मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे किडनैपिंग कर लेंगे जब मैं उन्हें उसका रहा था खुद को उनके डिसाइपल के तौर पर रहने के लिए। और वो बोलता है तो क्या मैंने यहाँ पर कोई बड़ी गलती कर दी है? वो अपने मन में बोलता है कि अब मुझे खुद को संभालना होगा और अपने माना को सर्कुलेट करना होगा। तभी वो चौंक जाता है और वो बोलता है कि मेरा माना आखिर ये मूव क्यों नहीं कर रहा? ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से उस ब्लॉकेज डिजीज वाले कंडीशन में आ चुका हूँ। तभी वो एल्डर एलिक से बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही नोटिस कर लिया है, तुम्हारा सेंसेस सच में बहुत ही सेंसिटिव है। तभी एलिक उनसे बोलता है कि आखिर आपने मेरे साथ क्या किया है? तभी एल्डर उससे बोलते हैं कि चलो भी अभी इतनी भी जल्दीबाजी मत करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तो क्या तुम्हें उधर नीचे की तरफ कुछ दिख रहा है? एलिक बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर उसका कॉलर छोड़ देते हैं जिससे कि एलिक नीचे की तरफ गिरने लगता है और वो उससे बोलते हैं तब तुम जाकर खुद से ही देख लो। और वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। एलिक चिल्लाते हुए बोलता है तुम सन की बुढ़े कहीं के। तभी मेफिस्टो उसके पास आता है और बोलता है ऐसा लगता है कि तुम फाइनली अपने बराबर के इंसान वाले से मिल गए हो। एलिक बोलता है कि मेफिस्टो आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए? मेफिस्टो बोलता है कि एक डीमन किंग होने के नाते मेरे खुद के तरीके हैं, तो क्या अब तुम्हें मेरा इंपॉर्टेंस के बारे में रियलाइज हुआ? एलिक बोलता है कि अब इसे भूल जाओ, अब मेरी मदद करो, अगर मैं मरा तो तुम भी मरोगे। मेफिस्टो उससे बोलता है वेल मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आखिर मैं तुम्हारी इसमें क्या ही मदद कर सकता हूँ। एलिक उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें मुझे ओरिजिनल सिन के बारे में कुछ सिखाना चाहिए। तभी मेफिस्टो उससे हंसते हुए बोलता है क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे दोबारा बेवकूफ बना सकते हो? भले ही तुम्हारा माना पूरी तरह थम गया हो, लेकिन तुम एटमोस्फेयर के भी माना को भी यूज कर सकते हो। तभी एलिक बोलता है सिट यार। हम देखते हैं कि एलिक अपना मैजिक स्पीच कास्ट करके वहां पर फ्लोट करने लगता है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा ही रहा था, लेकिन अभी भी उसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है और वो मेफिस्टो से बोलता है क्या तुम्हें थोड़ा दोबारा बेवकूफ नहीं बन जाना चाहिए था? तभी हम देखते हैं एलिक को जो कि नीचे आकर धड़ाम से लैंड करता है और वो बोलता है कि मैं सीरियसली यहाँ पर मरते मरते बचा हूँ अपने माना रेस्ट्रिक्शन
सिचुएशन की वजह से, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उस ब्लॉकेज से दोबारा गुजर रहा हूँ। और इसके अलावा आखिर मैं हूँ कहाँ पे? मैं कॉन्टिनेंट के पूरे इंटायर ज्योमेट्री के बारे में जानता हूँ, हालांकि मैं इसके बारे में नहीं जानता कि आखिर ये कौन सी जगह है। ये उस हॉल ऑफ मिस्ट के सिमिलर जैसी जगह है, और मैं बता दूं हॉल ऑफ मिस्ट और ब्लू फॉग दोनों सेम ही नाम है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तभी वो एल्डर एलिक से बोलता है कि ये प्लेस ब्लू फॉग का लैबिरिंथ है और वो हॉल ऑफ मिस्ट इस जगह का एक छोटा सा रेप्लिका है। और वो बोलते हैं कि इसके अलावा तुम्हारे ऊपर माना रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी तुमने एटमॉस्फेयर से माना गैदर किया और किसी तरह भी सर्वाइव कर लिया। ऐसा लगता है कि मैंने सच में एक टैलेंटेड बच्चे को चूज किया है। एलिक बोलता है कि मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, आखिर आप ये ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? आपने बोला था कि आप मुझे अपना डिसाइपल बनाएंगे। वो बोलते हैं कि अभी मैं वही कर रहा हूँ, हालांकि मैं तुम्हें वो नहीं सिखाऊंगा जो कि मैं सभी नरेस्टर को सिखाता हूँ। अभी एलिक बोलता है तो आखिर आप मुझे क्या सिखाने वाले हैं? वो बोलते हैं कि मैं एक नरेस्टर फैमिली का हेड होने के साथ साथ एक स्कूल का भी हेड हूँ जो जिसे ग्रासलैंड कहा जाता है, और वहाँ का नॉलेज किसी एक ही को पास डाउन किया जाता है जिससे नरेस्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या तुम ये मुझसे सीखना नहीं चाहोगे? एलिक अपने मन में सोचता है कि क्या ग्रासलैंड, आखिर मैंने अपने हिस्ट्री बुक्स में इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। मेफिस्टो बोलता है क्या ग्रासलैंड? मुझे बिलीव नहीं होता कि वो अब तक चल रहा है, ये बुढ़ा सच में बहुत ही जिद्दी है। तभी एलिक उससे बोलता है क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है? मेफिस्टो उससे बोलता है कि ईस्ट से ओरिजिनेट हुई है और मैं जब एक्टिव था तो मैं इससे बहुत ही नफरत करता था। वो सभी मैजिक के बजाय मैजिक मार्शल आर्ट को यूज किया करते थे। अभी एलिक मेफिस्टो से बोलता है तो वो हजारों सालों से ईस्ट में एक्टिव है, लेकिन ये मैजिक मार्शल आर्ट्स क्या है? क्या ये मार्शल आर्टिस्ट का कोई फाइटिंग टेक्निक है? तभी मेफिस्टो बोलता है कि ये थोड़ा उससे सिमिलर है, इसमें अपने माना सर्कुलेशन को अपने फाउंडेशन के तौर पे यूज करके अपने बॉडी को स्ट्रेंथन किया जाता है फाइटिंग के लिए। अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो इसकी टीचिंग की तुम्हें अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। वो बोलता है कि ग्रासलैंड एक ऐसा स्कूल है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिक को एक साथ हार्मोनाइज करने में माहिर है, और ये तुम्हारे शरीर में डिफरेंट टाइप्स के उलझे हुए माना को ठीक करने में मदद करेगा। तुम्हें सच में एक बहुत ही बेहतरीन मास्टर मिला है, ये दुनिया सच में अनफेयर है। एरिक अपने मन में सोचता है कि मैं इस बात को लेकर सोच रहा था कि आखिर मैं इन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माना को लेके क्या करूं जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स होने से रिफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि इसका कुछ हो सकता है, तो इसीलिए उस बुड्ढे ने मेरा माना को ब्लॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि इनके सारे टेक्निक्स को मुझे अच्छे से परफेक्ट करना चाहिए नरेस्टर के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। तभी एल्डर एल्डर से बोलता है तो क्या आप मुझे ग्रासलैंड का मैजिक मार्शल आर्ट सिखाने वाले हैं? एल्डर उससे बोलते हैं तो क्या तुम पहले से ही मैजिक मार्शल आर्ट के बारे में जानते हो? तुम सच में मुझे एंड में पूरी तरह सरप्राइज कर देते हो। हम देखते हैं किसी जानवर का पैर दिखाया जाता है जिसे एल्रिक भी महसूस कर लेता है। एल्डर उससे बोलते हैं कि अब तुम डायर वुल्फ्स के हैबिटेट में हो जो कि नॉर्मल वुल्फ से 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकत बड़े होते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि तुम्हें पता होगा कि ग्रासलैंड का मार्शल आर्ट पूरी तरह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, तो तुम सर्वाइव करने की पूरी कोशिश करना। तभी हम देखते हैं कि एक डायर वुल्फ एल्रिक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। एल्रिक चिल्लाते हुए बोलता है तुम बुड्ढे घुसट कहीं कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मेरे माना पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद। तभी हम देखते हैं कि एल्डर के पीछे कोई आता है और बोलता है कि बॉस क्या ऐसे ही देखते रहना ये ठीक रहेगा? वो बोलता है कि जैसा कि मैंने सुना है कि वो कुछ ही महीनों से मैजिक सीख रहा है। तभी एल्डर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर हो, मैं मानता हूँ कि वो एक नौसिखिया एक्सपीरियंस को लेकर, लेकिन स्किल्स के माने में नहीं, और हाँ तुम्हारा डायर वुल्फ्स मुझे देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो बंदा बोलता है कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर उन सभी ने एक ह्यूमन टेस्ट को टेस्ट कर लिया तो। तभी हम देखते हैं एली को जो कि पूरी तरह घायल होता है, और वो बंदा बोलता है क्या अभी तुम्हारा डिसाइपल थोड़ा प्रॉब्लम में नहीं है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सच में मर जाएगा। एल्डर उससे बोलते हैं कि बस तुम देखते जाओ। हम देखते हैं कि वो डायर वुल्फ एल्रिक की तरफ आता है। एल्रिक अपने हाथ में कुछ मैजिक गैदर करने लगता है और उससे एक पंच बनाते हुए ठीक उसके फेस पर मार देता है जिससे उसका जबड़ा निकल के फेंका जाता है। एल्डर बोलते हैं कि क्या मैंने तुमसे नहीं बोला था कि वो पूरी तरह अलग है? हम देखते हैं कि एल्रिक के हाथ में एक आइस क्रिस्टल होता है और उसने उस डायर वुल्फ को पूरी तरह मार डाला होता है। एल्डर उसी बंदे से बोलते हैं कि अगर ये है तो मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि वो टेस्ट को पास कर जाएगा और वो ग्रासलैंड के विश को फुलफिल करेगा जो कि हमने हजारों सालों से संभाल के रखा है। लेकिन देखा जाए तो वो थोड़ा अभी भी चूक रहा है। तो जिलिटी तुम्हें अब रेवोल्यूशनरी आर्मी खड़ी करने वाले व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ना होगा। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम जिलिटी होता है। मैं पहले ही बता दूं कि ये रिवोल्यूशनरी आर्मी का हेड है और इसका नाम जिलिटी है। हमें ये बाद में बताया जाएगा। हमें बताया जाता है रिवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में जिनकी आइडेंटिटीज के बारे में आज तक एम्पायर के इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने भी पता नहीं लगा पाया है, जिसे लॉयंस और मैजिक टावर के बराबर मौका माना जाता है, और वे सभी अकेले में एग्जिस्ट करते हैं जो कि कॉन्टिनेंट को एम्परर के
अत्याचारों से मुक्त कराते हैं, जिसे सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप रेवोल्यूशनरी आर्मी फॉर्मर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। जीडीटी बोलता है कि मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को अच्छे से मानूंगा, और मैं बता दूं इस जीडीटी का दूसरा नाम बेस्ट किंग भी है, तो हम इसे बेस्ट किंग ही बोलेंगे। बेस्ट किंग बोलता है कि लेकिन मुझे लगा था कि आप बहुत ही एक्साइटेड है इतने समय बाद एक नया डिसाइपल पाके। हमें दिखाया जाता है बेस्ट किंग को, जो कि एक व्हाइट टाइगर पे बैठा होता है। वो एल्डर से बोलते हैं कि क्या आप पूरी तरह श्योर हैं कि अगर आप उसे खो देते तो ये आपके लिए ठीक होगा। तभी हम एल्डर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है कि हालांकि तुम अपने लक की वजह से एक को तो डिफीट करने में कामयाब हो चुके हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम इस करेंट स्टेट से दूसरे वाले को डिफीट कर पाओगे, क्योंकि वो अपने जैसे को मरता देखकर और भी ज्यादा चौकन्ना हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा पुराना लक तुम्हारा कोई काम आएगा। तभी एल्रिक बोलता है कि हाँ, मेफिस्टो ने सही बोला, क्योंकि मैं एटमोस्फेयर से बस 2 बार ही माना एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, और वो कमीना बूढ़ा आखिर उसको कैसे लगता है कि मैं अपने बस खाली शरीर को यूज करते हुए इसे डिफीट कर सकता हूँ। मैं वो अपना अर्नामेंट मैजिक यूज करने के लिए कभी इतना डेस्परेट नहीं हुआ जो कि मैंने आइस माउंटेन में यूज किया था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं पहले ही कोई फिजिकल ट्रेनिंग कर लेता। और उसे कुछ रियलाइज होता है, तभी वो बोलता है एक सेकंड रुको, फिजिकल ट्रेनिंग। हमें उसी बुक को दिखाया जाता है जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में देखा था। वो बोलता है स्ट्रॉन्ग बॉडी आर्ट। ये तो वही चीज है जिसपे मैं बहुत समय से रिसर्च कर रहा था। अगर ऐसा है तो मैं बस उसे मिमिक करूंगा। हम देखते हैं कि उसे वो अपने हैंड्स को इधर उधर हिलाने लगा है। वो बोलता है कि ये आर्ट टाइगर किंग के वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी पास किया गया है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी आर्ट, ये एक ऐसा बैटल टेक्निक है जिससे हम अपने हड्डियों को स्टील जैसा मजबूत कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ को सेवरल टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि बीस्टमैन ने क्लेम किया था कि हमारा शरीर दुनिया का एक मिनिएचर फॉर्म है। जैसे कि माना स्ट्रीम नेचर में फ्लो करती है, वैसे ही हमारा शरीर में ब्रीथ पूरी तरह फैल जाता है। हमारा बॉडी चेंज हमारे इनहेलेशन पर डिपेंड करता है। हमारा शरीर इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से सांस लेते हैं और अपने दिमाग किस बॉडी पार्ट पर फोकस करते हैं। और वो समय जब आपका दिमाग एक जगह पर फोकस हो जाता है, तभी आपके सामने अनगिनत सबकॉन्शियसनेस वाली इमेजेस क्रिएट होने लगती हैं, और उन सभी इमेजेस में से किसी एक को आसानी से चूज कर लिया जाता है। तब आप अपनी बॉडी को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। एल्रिक अपने मन में बोलता है कुछ भी प्रेडिक्ट मत करो, दुनिया जैसी है वैसे ही रहने दो। इंस्टिंक्ट और इंस्टीट्यूशन, एक फाइटिंग टेक्निक, इन्हीं दोनों के बाउंड्री के बीच में बनती है। मेरे पास ना तो कोई रीजन है ना ही कोई प्लान, मैं बस यही क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने जो चॉइस किया है वो राइट चॉइस है। हम देखते हैं कि वो अपना पंच बना लेता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो डायर वुल्फ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डायर वुल्फ बहुत ही घायल हो जाता है। एल्रिक बोलता है और ये है फाइटिंग टेक्निक टाइगर मैन का। हम देखते हैं कि मेफिस्टो उसे देखकर पूरी तरह शॉक हो गया होता है। वो बोलता है कि सच में बहुत ही क्रेजी है। हम देखते हैं एल्रिक को जो कि अभी भी उसी डायर वुल्फ पर अटैक किए जा रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर एक इंसान एक बीस्ट मैन की तरह फाइट करने की सोच भी कैसे सकता है, नहीं उससे पहले आखिर उसने इसे किया कैसे। अभी हम देखते हैं एल्रिक को जो कि उस डायर वुल्फ को मारकर कहीं पे जाकर बैठ जाता है। तभी वो एल्डर बोलता है कि जैसा कि मैंने अपने डिसाइपल से एक्सपेक्ट किया था, तुमने ऑलरेडी 2 डायर वुल्फ्स को डिफीट कर दिया है। हम देखते हैं एल्रिक की हालत पूरी तरह खराब होती है और उसके सामने 2 डायर वुल्फ्स मरे हुए पड़े होते हैं। तभी अगस्टिन बोलता है ऐसा लगता है कि मुझे इसके डिफिकल्टीज को और भी इंक्रीज कर देना चाहिए, लेकिन तुमने अभी बहुत ही हार्ड वर्क किया है, तो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ। तुम देख सकते हो कि उन क्लिफ्स के शेडेड एरिया में कुछ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तुम उन्हें ले सकते हो। और तभी मेफिस्टो बोलता है वो बुढ़ा भी तुमसे कम नहीं है, वो तुम्हें इतना सफर करता हुआ देख के बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था। तभी एल्रिक उससे बोलता है कि प्लीज मुझे उससे कंपेयर मत करो, उस बुढ़े कमीने से। तभी एल्रिक खड़ा होता है और बोलता है गॉड डैम इट, उस बुढ़े ने मुझसे बोला था कि मुझे इन सभी को हंट करना है। हम देखते हैं कि एल्रिक अपने कपड़े को अपने कमर पर बांध लेता है और उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो बोलता है कि चलो देखते हैं आखिर कौन जीता है। हम देखते हैं कि 2 डायर वुल्फ उसकी तरफ अटैक कर देते हैं, और वो बोलता है कि ऐसे ही 10 दिन गुजर गए, जो कि एक ही समय पर बहुत ही लंबे भी थे और बहुत ही छोटे भी। तभी हम एल्रिक को देखते हैं जो कि उसी शेडेड एरिया में आया होता है उस प्लांट के लिए। एल्रिक मेफिस्टो से बोलता है तो यही वो फ्लावर है जिसमें मैजिक एनर्जी है ना। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर ये यहाँ पर क्यों ग्रो हो रहा है, क्योंकि ये प्लांट डीमन रेलम से बिलोंग करता है और इसे रिजरेक्शन प्लांट कहते हैं। एल्रिक बोलता है ये तो कितना कूल है, ये तो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं कि उसी समय पर वो डायर वुल्फ से भी फाइट कर रहा होता है, और वो बोलता है कि अगर इसमें मैजिक कंटेन है तो मैं अपने मानव को दोबारा रिगेन कर सकता हूँ इसे खाकर। मेफिस्टो बोलता है हालांकि ये नॉर्मल ह्यूमंस के लिए प्लांट से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे केस में ये बात अलग है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि तुम सील्स को पोजेस करते हो। मुझे लगता है कि उस बूढ़े ने तुम्हें बिना मतलब के यहाँ पर नहीं भेजा होगा, लेकिन सीरियसली ये आखिर यहाँ पर ग्रो कैसे हो सकता है? क्या ये जगह किसी तरीके से डीमन रेलम से कनेक्टेड है? एल्रिक अपने मन में बोलता है कि हालांकि ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं अभी भी गुस्सा हूँ कि उस कमीने ने मुझे इस डेंजर सिचुएशन में डाल दिया, लेकिन उसका शुक्रिया, क्योंकि उसी की वजह से मैं अपने अचीवमेंट को, अपने सील्स के अचीवमेंट को और भी ज्यादा इंक्रीज कर पाऊंगा और मेरा माना और भी ज्यादा पहले से इंक्रीज हो चुका है। हम देखते हैं एल्रिक को जो कि आगे बढ़ रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे डायर वुल्फ्स मरे हुए पड़े होते हैं। वो बोलता है कि हालांकि मैं उस बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट को भी सीखने में कामयाब रहा, और वो बोलता है लगता है कि अब ये सब यहीं पे खत्म हुआ। तभी वो अपने सामने एक और डायर वुल्फ को देखता है
और बोलता है लगता है कि तुम आखिरी बचे हुए हो। तभी वो कुछ देख कर चौंक जाता है और बोलता है क्या, एक ह्यूमन का पैर? हम देखते हैं कि वही आदमी होता है और मैं बता दूं ये बीस्ट किंग होता है। वो एल्रिक से बोलता है तुमने मुझे सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। मैंने बॉस से सुना है कि तुम सुडौन एकेडमी के सबसे नंबर 1 स्टूडेंट हो। और ये बॉस अगस्टिन को ही बोल रहा होता है। वो बोलता है कि लेकिन मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था तुमसे कि तुम अपना इतना अच्छा टैलेंट दिखाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो जंप करके ठीक एल्रिक के पास आ जाता है और बोलता है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर तुम इस लास्ट डायर वुल्फ को डिफीट करने में मैनेज कर जाते हो तो तब मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। हमें उसके हाफ लुक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही औसम होता है। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है कि जस्ट इन केस क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ एल्रिक, क्या तुम्हारे पास कोई किसी तरीके का टेक्निक है जिससे कि तुम बूढ़े गुस्टो को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हो? तभी एल्रिक बोलता है कि तुम चुप रहो। तभी हम देखते हैं कि अगस्टिन चिल्लाते हुए आते हैं, कहते हैं कि तुम कमीने कहीं के, आखिर तुम्हें पता भी है कि मैंने इस बच्चे को ढूंढने के लिए कितना मेहनत किया है और फिर भी तुम मुझे इससे चुराने की कोशिश कर रहे हो। बीस्ट किंग बोलता है ये तो मेरी लाइन है, तुम्हें पता भी है कि इन डायर वुल्फ्स को रीच करने के लिए कितना मैंने मेहनत किया था, जो कि तुमने अभी इससे स्लॉटर करवा दिया है। अब मुझे दोबारा उस साउदर्न के ड्रैगन लैंड पर जाकर उन कब्स को लाना पड़ेगा और उन्हें 5 सालों तक रिजरेक्शन प्लांट खिलाने पड़ेंगे। तभी हम एलिक और मेफिस्टो को देखते हैं। मेफिस्टो उससे बोलता है क्या मैं तुम्हें ज्यादा डेस्परेट दिख रहा हूँ? तभी एलिक बोलता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तभी हम बीस्ट किंग को देखते हैं जो कि एलिक के पास आ चुके होते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं। तभी एलिक उनसे बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझसे मेरा ओपिनियन नहीं सुनना चाहेंगे? तभी बीस्ट किंग बोलते हैं कि सॉरी मुझे माफ करना, मैं बहुत ही भावुक हो गया था अपने सामने एक ऐसे स्प्लेंडिड टैलेंट को देख के। तुम तो अनवांटेड पोस्टर के जरिए मेरे बारे में जानते ही होगे कि आखिर मैं कौन हूँ, तो क्या तुम इस बीस्ट किंग के डिसाइपल बनना चाहोगे? तभी एलिक डायरेक्ट उनके मुंह पे बोल देता है कि नहीं। बीस्ट किंग बोलता है कि क्या? हम देखते हैं अगस्टिन को जो कि बहुत ही भावुक हो जाता है और उसकी आंखें चमकने लगती है। एलिक बोलता है भले वो मेरा मास्टर थोड़ा पागल है लेकिन मैंने उसे पहले ही अपने मास्टर के तौर पे चूज कर लिया है, तो इस वजह से मैं आपका डिसाइपल बन नहीं सकता। तभी बीस्ट किंग उससे बोलता है कि मैं तुम्हें मिराज आई के बारे में सिखाऊंगा और वो अपनी आंखों की तरफ इशारा करता है। वो एलिक से बोलता है कि ये ऐसी टेक्निक है जिससे कि तुम बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हो और इसी की वजह से मुझे बीस्ट किंग का टाइटल मिला है। तुमने तो मुझे उस व्हाइट टाइगर और डायर वुल्फ को कंट्रोल करते देखा ही होगा। तभी हम देखते हैं एलिक को जो कि 2 मिनट में ही पलट गया होता है। वो बोलता है कि बस एक मास्टर का होना है केवल सामाजिक आदर्श से ज्यादा कुछ और नहीं है। मैं आपकी टेक्निक को सीखना चाहूंगा अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। बीस्ट किंग बोलता है मेलविंगर हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं, मुझे ये पसंद आया। तभी हम देखते हैं अगस्टिन को जो कि बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं ये कमीना। तभी हम देखते हैं कि मेफिस्टो उसको दिलासा दे रहा होता है। वो बोलता है कि मैं जानता था ये कभी किसी का नहीं हो सकता, इसके पास ऑनर नाम की कोई भी चीज नहीं है। तभी एलिक बीस्ट किंग से बोलता है तो अब आप मुझे टीच करिए मिराज। तभी बीस्ट किंग उससे बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं बोला था? तुम्हें मेरा डिसाइपल बनने के लिए पहले इस डायर वुल्फ को डिफीट करना होगा, क्योंकि मिराज आई को यूज करने के लिए तुम्हारे पास अच्छे से माना कंट्रोल करने की एबिलिटी होनी चाहिए और मैजिक मार्शल आर्ट जो कि तुम्हारे माना सर्कुलेशन को इफेक्टिवली यूटिलाइज करती है और मिराज आई के एबिलिटी को एम्पलीफाई करती है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अपने माना को दोबारा रिगेन कर लिया है उस रिजरेक्शन प्लांट को खाकर, लेकिन अब ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है। अगर तुम इसे अपने मैजिक मार्शल आर्ट से डिफीट कर लेते हो। तभी हम देखते हैं एली को जो कि उस डायर वुल्फ को अपने पंच से मारता है जिसे वो डायर वुल्फ बहुत दूर जाके गिरता है, जिसे देखकर बीस्ट किंग पूरी तरह चौंक जाता है और एलिक बोलता है बीस्ट किंग से तो क्या ये अभी ये टेस्ट खत्म हुआ? वो बोलता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि अगस्टिन उसके पास आ रहे होते हैं। एलिक उनको देख के बोलता है जा देखो तो कौन आया, ये तो वही है जो कि मुझे सफर करते हुए देखकर पूरी तरह एक्साइटेड हो रहे थे, वो फाइनली अपीयर हो चुके हैं। हम देखते हैं कि अगस्टिन उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। एलिक बोलता है तो क्या आप अब पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुके हैं? हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी अगस्टिन उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और उसके ऊपर से माना रेस्ट्रिक्शन को हटाने लगते हैं और वो उससे बोलते हैं ऐसा लगता है कि अब मैं फाइनली तुम्हें नाइट ऑफ क्रॉनिकल्स के ग्रस्त के बारे में सिखा सका हूँ। और मैं बता दूं जो पहले ग्रासलैंड स्कूल था उसका नाम चेंज होकर नाइट क्रॉनिकल्स हो गया है। इसमें नाम बहुत बार चेंज होते रहते हैं। तभी हम देखते हैं अगस्टिन एल्डी को किसी और जगह पे लेके आ गए होते हैं और उस जगह का नाम हॉल ऑफ नाइट क्रॉनिकल होता है। अगस्टिन उससे बोलते हैं कि ये नाइट क्रॉनिकल्स का एक पवित्र स्थान है। एलिक बोलता है क्या पवित्र स्थान? एलिक अपने मन में सोचता है कि इसमें से तो बहुत ही ग्लूमी और थिक एनर्जी निकल रही है, क्या ये एक डिमोनिक एनर्जी है? तभी मेफिस्टो बोलता है कि आखिर एक डिमोनिक डोमेन यहाँ पर क्यों है? तभी एलिक चौंकते हुए बोलता है क्या डिमोनिक डोमेन? क्या ये वो जगह नहीं है जिसे केवल डीमन किंग्स ही क्रिएट कर सकते हैं? मेफिस्टो बोलता है तभी मैं सोचूं कि आखिर वो रिजरेक्शन प्लांट जो कि डीमन रेलम में ग्रो होते हैं आखिर वो यहाँ पर क्यों ग्रो हो रहे थे, तो क्या ये टेरिटरी काइन रेस्टर के अंडर में आती है? लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ वो मेनली ईस्ट में ही ऑपरेट करते हैं। तभी अगस्टिन एलिक से बोलते हैं क्या तुम्हें ये फील हुआ? मैं श्योर हूँ कि तुम इसे फील कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली एजेस से डीमन के साथ लड़ते हुए आई है। एलिक बोलता है कि हाँ लेकिन एक डिमोनिक डोमेन नाइट क्रॉनिकल्स का पवित्र जगह कैसे हो सकता है? तभी अगस्टिन बोलते हैं ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा इसके बारे में जानते हो, लेकिन नाइट क्रॉनिकल्स है जो कि बहुत दूर ईस्ट से आई है। तभी एलिक हॉल में एंटर कर जाता है जिसके सामने एक पेंटिंग दिखाई देती है और वो बोलता है क्या ये एक ईस्टर्न आर्किटेक्ट है और क्या ये इस पे ईस्टर्न लैंग्वेज लिखा
देखा है। अगस्टिन उससे बोलते हैं कि हमारे जो नाइट क्रॉनिकल्स के फाउंडर थे वो एक एल्केमिस्ट थे जो कि ईस्ट में अपना हर्बल बॉटनी के बारे में रिसर्च करते थे। एक दिन उन्होंने एक डीमन किंग की वजह से अपने बीवी और बच्चों को खो दिया और वो उसे पकड़कर रिवेंज लेने के लिए वो यहाँ वेस्ट तक आ गए। क्योंकि डीमन किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल था इसलिए उन्होंने अपने प्लान को चेंज कर दिया और ना ही केवल उन्होंने ईस्टर्न नॉलेज और वेस्टर्न मैजिक को कंबाइन किया बल्कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के भी डीमंस के पावर को हासिल किया और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तभी एलिक बोलता है तो आप ये कहना चाहते हैं कि फाउंडर का ग्रज अभी तक चलता आ रहा है। अगस्टिन उससे बोलते हैं हाँ लगभग 1000 साल हो गए हैं। तभी एलिक बोलता है चूंकि आपने मुझे अपने डिसाइपल के तौर पे चूज किया है तो इसका मतलब ये है कि वो रिवेंज अभी तक खत्म नहीं हुआ। अगस्टिन उससे बोलते हैं नहीं, रिवेंज तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। एलिक बोलता है क्या वो खत्म हो चुका है, आखिर किसने किया? तभी अगस्टिन एलिक से बोलते हैं कि ये थोड़ा ऑब्वियस नहीं है और वो उससे बताते हैं कि उनकी रिवेंज को कंप्लीट उन्होंने किया है। और हम देखते हैं सभी लोग किसी हॉल की तरफ आ चुके होते हैं जहाँ बहुत सारे रस्सियों में बहुत सारे तलिस्मान बंधे हुए होते हैं और मैं बता दूं इन रस्सियों से एक डीमन बंधा हुआ होता है। तभी मेफिस्टो उस डीमन को देख के बोलता है भले ही ये एक कॉमन ओरिजिन से आता है लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये ओल्ड मैन आखिर इसे कैसे कैप्चर कर पाया। ये बूढ़ा सच में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। एलिक अपने मन में बोलता है कि अगर यहाँ पे मेफिस्टो ने इस डीमन को एक्नॉलेज किया है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है तो आखिर मेरे मास्टर कितने पावरफुल होंगे जिन्होंने इसको डिफीट किया है। अगस्टिन बोलते हैं कि हालांकि ये कुछ ऐसा नहीं जिसके बारे में अपने डिसाइपल के सामने अपनी तारीफ करूं। हालांकि जब उस दिन बैटल हुआ था तो उसके बहुत सारे वेरिएबल्स थे तो उसी वजह से एक प्रॉपर विनर उस समय डिसाइड नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने अपने फाउंडर के जैसे ही अपना एक नया लक्ष्य बनाया। तब मैंने डिसाइड किया कि इस बैटल का विनर उस दिन डिसाइड होगा जब मैं अपना एक डिसाइपल बना लूंगा। और वो एलिक से बोलते हैं कि मेरे डिसाइपल अब तुम इसे डिफीट करोगे। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि आखिर ये ज्यादा पावरफुल है या फिर मेरी टीचिंग तुम्हारे लिए ज्यादा पावरफुल है। तभी एलिक अगस्टिन से बोलता है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे इस चीज से फाइट करना है? तभी अगस्टिन उससे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसके सील से फाइट करो क्योंकि तुम डीमंस के सील्स को ले सकते हो एक ह्यूमन होते हुए। तभी हम देखते हैं एलिक को जो कि पूरी तरह चौंक गया होता है उनकी बातें सुनकर और वो उनसे बोलता है कि आखिर इसके बारे में आप कैसे जानते हैं? तभी अगस्टिन उससे बोलता है कि मुझे पता है कि आखिर तुम किस बारे में चिंता हो लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर एक मास्टर अपने डिसाइपल के सीक्रेट को कैसे एक्सपोज कर सकता है? हम देखते हैं कि वहाँ का मोमेंट पूरा इंटेंस हो चुका होता है। तभी हम अगस्टिन को देखते हैं जो कि अपने वो हाथों से पट्टी निकालने लगते हैं और एलिक से बोलते हैं एक मास्टर और डिसाइपल के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए तो तुम ध्यान से देखो। तभी बीस्ट किंग उससे बोलते हैं कि बॉस तुम ये क्या कर रहे हो? अगस्टिन उससे बोलते हैं कि सभी मेजिस के पास अपनी एक सीक्रेट टेक्निक होती है जो कि वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं और मैं भी उसी तरह सेम हूँ। अगर मेरे जैसे बूढ़े आदमी की बात की जाए तो मेरे पास एक डार्क एल्फ का हाथ है। हम देखते हैं कि उनका हाथ एक पूरा ब्लैक होता है। हमें बताया जाता है कि ये डार्क एल्फ जो कि दूसरे एल्फ की तरह लाइट फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं बल्कि वो अंडरग्राउंड में डीमन के फॉलोअर्स के साथ रहते हैं और वो सभी एम्पायर के ऑपरेशन की वजह से पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वो एक ऐसे रेस थे जिन्हें एक डीमन कंसीडर किया जाता था। वो एलिक से बोलते हैं कि जैसा कि तुम दूसरे रेसेस के बॉडी ट्रांसप्लांटेशन से पूरी तरह अवेयर हो गए, ये एक फॉरबिडन ब्लैक मैजिक है और तुम जानते होगे कि ये इलीगल है और यहाँ तक कि मेरे पास तो एक डीमन का हैंड है और इस दुनिया में बिस्ट किंग के अलावा इस सीक्रेट के बारे में कोई नहीं जानता, ना ही नेरेस्टर के लॉर्ड जानते हैं। तो अब हम दोनों एक दूसरे के वीकनेस को जानते हैं तो क्या तुम अब इससे शांति महसूस हुई? मैं तुम्हारे सीक्रेट को तब डिस्कवर किया जब तुम बेहोश हो गए थे और मैं तुम्हारी बॉडी को ढूंढ रहा था। ये तुम्हें सिखाने के लिए था लेकिन तुम इसे थोड़ा सा भी अपसेट हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हालांकि अब मैं जान चुका हूँ कि तुम डीमंस के सील्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो और उन्हें एक्टिवेट कर सकते हो तो मैं अब तुम्हें और भी ज्यादा कहीं नहीं जाने दे सका और ये सिर्फ बस इस ग्रज के खातिर है। लेकिन सच बोलूं तो ये इस बुढ़े का एक छोटा सा लालच है। अब तुम जो चाहे वो कर सकते हो। हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े सभी लोग एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। तभी एलिक अपने मन में बोलता है कि लालच, आपने सही कहा। ये उनका लालच हो सकता है उनके सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए और उस चीज के लिए जो कि पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन क्या लालच का होना कोई पाप है? नहीं। एक गोल का होना क्या कोई पाप है? जैसे कि मेरे खुद के गोल्स हैं वैसे ही मेरे मास्टर के भी हैं। आखिर मैं इन्हें अपना पीठ कैसे दिखा सकता हूँ जो कि अपने सपने के लिए बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। और तभी एलिक उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता, मैं लॉर्ड मेलविंगर एलिक मेलविंगर नाइट क्रॉनिकल्स के इनहेरिटर को अपना रिस्पेक्ट पे कर रहा हूँ सर अगस्टिन नरेस्टर, आपके एक हम्बल डिसाइपल के तौर पे। अगस्टिन उससे हंसते हुए बोलते हैं कि मेरे डिसाइपल तुम्हारा शुक्रिया। एलिक उनसे बोलता है तो अब मुझे इस डीमन किंग के सील को एब्जॉर्ब करना है ना, तो आखिर इसका नाम क्या है? अगस्टिन बोलते हैं कि एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं जानता लेकिन अगर इसके ईस्ट की जर्नी से देखे तो ये जब अपीयर हुआ है इसको बहुत ही अलग अलग नामों से बुलाया गया है। हालांकि हम नाइट क्रॉनिकल्स इसे सैवेज बिस्ट यू कहते हैं। अभी एलिक बोलता है अच्छा तो सैवेज बिस्ट, लगता है कि अब मुझे इसे स्टार्ट करना चाहिए। और वो अपने मन में सोचता है कि यू एक डीमन किंग है जिसे मेफिस्टो ने भी एक्नॉलेज किया है। अगर मैं ऐसे बीइंग के सील को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं इसे खुल के अपने पास वेलकम करूंगा। और वो बोलता है मैं इसे वेलकम तो करूंगा लेकिन अभी वो मेफिस्टो से बोलता है मेफिस्टो आखिर मैं इसके सील को एब्जॉर्ब कैसे करूंगा? मेफिस्टो उससे गुस्से में बोलता है कि क्या तुम तभी से हवा में तीर
चला रहे थे जब तुम जानते ही नहीं कि आखिर इसे कैसे करना है। तो एलिक अपने मन में बोलता है कि आखिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं नहीं जानता, जबकि ये इतना डेस्परेटली मुझसे पूछ रहा है। तो तभी वो मेफिस्टो से बोलता है कि तुमने मुझसे बोला था कि डीमंस हमेशा दूसरे के सेल्स को एब्जॉर्ब करके खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आखिर तुम उसे कैसे करते हो। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है क्या तुम्हें कभी किसी ने खाना खाना सिखाया था क्या? सील को एब्जॉर्ब करना हमारे खाना खाने की जैसे ही है, आखिर मैं इसे तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ। एलिक बोलता है ये बहुत ही बुरा है, और वो अपने मन में बोलता है कि मेरा मैजिक पेंडेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये सील ऑफ क्रुएलिटी के केस में अपने आप नेचुरली हो गया था असाइनमेंट की वजह से। तभी वो अपने मन में सोचता है क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तभी वो अपना सोल स्पीच कास्ट करता है एब्जॉर्ब। एलिक के एब्जॉर्ब बोलते हुए उस डीमन किंग में से ब्लैक ऑरा क्रिएट होना चालू हो जाता है, जिसे देखकर अगस्टीन और बीस्ट किंग पूरे चौंके हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि वो सभी ऑरा एलिक के आसपास घूमने लगता है। एलिक अपने मन में बोलता है पिछले वीक मैंने जिस चीज के बारे में सबसे कठिन ट्रेनिंग की है वो केवल मैजिक मार्शल आर्ट और बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट ही नहीं था, यहाँ तक कि मैंने अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ माना को भी अच्छे से कंबाइन कर दिया है। वो बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था। हम देखते हैं कि एलिक किसी और ही जगह पे आ चुका होता है। एलिक बोलता है कि क्या ये एक मेंटल वर्ल्ड है, तो क्या मुझे फिर से ट्रायल से गुजरना पड़ेगा और क्वालिफिकेशन को पाना पड़ेगा ठीक आइस माउंटेन की केस की तरह। वो बोलता है नहीं, ये वैसा नहीं लग रहा है। इस बड़े से फॉरेस्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना तो एक इंसेक्ट ना ही कोई बर्ड। ये जगह पूरी तरह शांत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सभी लिविंग थिंग्स को किसी ने पहले ही खा लिया है। और ये ऐसा भी नहीं है क्योंकि एक अल्टरनेट रियलिटी। और एलिक को किसी हवा आने की आवाज सुनाई देती है और बबल्स के फूटने की आवाज सुनाई देती है जो कि कीचड़ में से निकलते हैं, और ये बहुत ही उदास और भयानक आवाज जो कि पत्तों की सरसराहट से मेल नहीं खाता। यहाँ कहीं ना कहीं तो एक भयानक प्रेडिटर इन अंधेरों में छिपा है। तभी एलिक को कुछ महसूस होता है और वो बोलता है क्या अभी कुछ मूव हुआ? क्या ये आवाज इन झाड़ियों से आई थी या फिर ऊपर से? वो बोलता है कि नहीं, मैं सेंस नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर वो आवाज कहाँ से आई थी। तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को जो कि एलिगेटर के शेप का लग रहा होता है, वो ठीक एलिक के ऊपर आ जाता है। तभी एलिक बोलता है कि इन पत्तियों के पीछे से जो लाइट निकल रही है उससे एक शैडो और दांत क्रिएट हो रहा है, और ये पूरी तरह अंधेरे से ढका हुआ है। तो क्या मुझे इससे लड़ना है? नहीं, अभी मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले मुझे इस सिचुएशन को फिगर आउट करना चाहिए। यहाँ कोई ना कोई दूसरा तरीका होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि मैं जीत ही जाऊंगा। वो मॉन्स्टर एलिक से बोलता है कि मेलविंगर्स तो पहले अटैक करते हैं तब सवाल पूछते हैं, लेकिन तुम बहुत ही यूनिक हो क्योंकि तुम्हारे पास पेशेंस है। अभी एलिक अपने मन में बोलता है कि उसने इतनी जल्दी फिगर आउट कर लिया कि आखिर मैं कौन हूँ। वो मॉन्स्टर बोलता है कि बस तुम्हारे अंदर यही एक यूनिक चीज नहीं है, हालांकि तुम एक ह्यूमन होते हुए सील्स को पोजेस करते हो। तो क्या ये एक मेफिस्टोफिलस का सील है? एलिक बोलता है कि मैं उसकी आवाज से उसके भूख को फील कर सकता हूँ। ये ऐसा है कि एक प्रेडिटर अपने शिकार को बहुत ही गहराई से घूर रहा है। और वो मॉन्स्टर बोलता है तुम्हारे पास तो एक लोअर स्टेटस वाला भी सील है, और ये क्या तुम्हारे पास एक ड्रैगन हार्ट भी है, तो क्या तुम सोल स्पीच को भी यूज कर सकते हो? एलिक बोलता है कि मैं इसके शिकार से ज्यादा और कुछ नहीं हूँ। अच्छा तो ठीक है, चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। मैं इस पे तभी स्टार्ट करूंगा जब। तभी वो मॉन्स्टर उससे बोलता है ये बहुत ही अच्छा है, अगर कोई दूसरा ऑर्डिनरी पर्सन होता तो मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ जुड़ना मेरे लिए फायदे की बात है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपना एनर्जी स्प्लिट करते हुए एक रॉड लगाता है और वो डेसिपेट होते हुए एलिक की तरफ बढ़ने लगता है। और वो एलिक से बोलता है कि मेलविंगर हमेशा भूखे रहना। एलिक बोलता है क्या? वो बोलता है कि हमेशा भूखे रहना अपने एम्बिशन और अपने ताकत को बढ़ाने के लिए। एलिक बोलता है कि आखिर मेरी बॉडी क्यों नहीं मूव हो रही है? वो डीमन बोलता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मुझसे दोबारा मिलोगे। हम देखते हैं एलिक के हाथ पर एक और सील बन चुका होता है। अभी एलिक अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि आखिर अभी क्या हुआ? तो क्या ये खत्म हो गया? अगस्टीन बोलता है कि मुझे तो लगता है कि हाँ। मेफिस्टो गुस्से में कहता है वो कमीना डीमन कहीं का, उसने अपना नाम खुद से ही एक्सपोज कर दिया। एलिक मेफिस्टो से बोलता है तो क्या सील्स को ऑब्टेन करना इतना इजी होता है? मेफिस्टो बोलता है हालांकि उसके पास यही चॉइस बची हुई थी, क्योंकि वो अपने सील को मेंटेन करने के लिए अपनी एनर्जी को बचाए हुए था, क्योंकि बहुत समय पहले मरने के बाद अपनी पावर को वो धीरे धीरे खोता गया और वो तुम्हारी बॉडी पर एक पैरासाइट की तरह चिपक गया, जैसे कि वो खुद को अप्रूव कर पाए। एलिक अपने मन में बोलता है कि उसने मुझसे बोला था कि जब मैं और भी ज्यादा पावर पाने की कोशिश करूंगा तो वो मुझसे दोबारा मिलेगा। तो क्या इसका मतलब उसने मुझसे ये कहा कि मैं इस सील को इसके ओरिजिनल फॉर्म तक एडवांस कर दूं? तभी एलिक मेफिस्टो से बोलता है कि मेफिस्टो तुम्हें एक नया फैमिली मेंबर मिल गया है, तो क्या तुम वेलकम गिफ्ट के तौर पर उसका नाम नहीं बता सकते? तभी मेफिस्टो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसे कमीना जो कि जिंदा रहने के लिए किसी के आगे झुक जाए उसका नाम बताऊं। तभी अगस्टीन उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि यू का ट्रू नेम विकेड गॉड है, और मैं बता दूं इसका नेम बार बार चेंज होगा। अभी विकेड गॉड है, फिर उसके बाद दूसरा नाम आएगा, अब देखते जाइए। अगस्टीन उससे बोलते हैं कि उसकी स्टेटस लगातार गिर गई जब उसने मुझसे फाइट किया था, फिर उसके बाद उसका नाम ट्रू नेम गिरते गया, पहले ब्रूटैलिटी, फिर फिएंड, फिर मेलेफिसेंस। तभी मेफिस्टो गुस्सा करते हुए बोलता है क्या ये बुढ़ा पागल हो चुका है? ये दूसरों के बीच में क्यों घुस रहा है जब इससे किसी ने पूछा ही नहीं है? तो और बस यहीं तक नहीं, एक ऐसा ह्यूमन जिसके पास एक डीप नॉलेज है इस डीमन के नेम्स को लेकर, आखिर ये कितना क्रेजी हो सकता है? अभी एलिक बोलता है कि मैं बस सोच ही रहा था कि अगर मेफिस्टो रिफ्यूज करता है बताने से तो मैं मास्टर से पूछूंगा, लेकिन ये अचानक ही क्यों? अभी उसके मास्टर बोलते हैं कि फेरोसिटी, अब इसका नाम इसका ट्रू नेम फेरोसिटी हो चुका है, और फेरोसिटी का मतलब उग्रता होता है। अगस्टीन बोलते हैं कि यू एक
एक डीमन हुआ करता था जिसे प्रेटा के नाम से जाना जाता था। और ऐसे डीमन हायरार्की के सबसे नीचे वाले स्तर पर आते थे, जो कि हमेशा सर्वाइव करने के लिए डेस्परेट रहते थे और वो अपने इसी हंग्री नेचर की वजह से हमेशा पावर पाने के लिए भूखे रहते हैं। और इसीलिए ये सील डेंजर को सेंस करने और अपने अपोनेंट के वीकनेस और उसके पावर्स को जानने में मदद करता है। और वो रोते हुए बोलते हैं कि ये वही एग्जैक्टली वही मैजिक मार्शल आर्ट है जिसे नाइट क्रॉनिकल हमेशा से कॉपी करना चाहते थे, जिससे कि तुम अपने सिक्स सेंस को अपने माना सर्कुलेशन द्वारा अवेकन कर सकते हो और तुम्हारे हार्ट में अभी जो टिंगलिंग महसूस हो रही है और तुम्हारे सेंसेस में जो चुभन हल्की हल्की महसूस हो रही है उसे हम प्रेटा के सेंस कहते हैं। आखिरकार नाइट क्रॉनिकल्स यू के सील और प्रेटा के सेंसेस को एक्वायर करने में कामयाब हो गए और वो एल्रिक से बोलते हैं कि अब जो तुम्हें करना है वो प्रेटा के सील को और भी ज्यादा ग्रो करना है और यू से बैटल करना है। एल्रिक बोलता है कि इनके पास सच में बहुत ही डिटेल नॉलेज है और ये भी है कि आखिर सील्स को कैसे यूज करते हैं और इतनी लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन होना आखिरकार नाइट क्रॉनिकल्स कितने मुसीबतों से गुजरा होगा। तो ये वो है जिसके लिए नाइट क्रॉनिकल्स हजारों सालों से प्रयास करते आए हैं, एक ऐसा सपना जिसके लिए इन्होंने इतना सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है। और तभी एल्रिक अपने फेरोसिटी सील को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि अब इस सपने को पूरा करने की बारी मेरी है। हम देखते हैं कि उसके चारों ओर से ब्लैक ऑरा निकलने लगता है और उसी ड्रैगन का फेस जैसा कुछ दिखाई देने लगता है। तभी एल्रिक अगस्टीन से बोलता है कि मास्टर आपने कहा था कि जब कोई डेंजर होगा तो प्रेटा के सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे, तो लेकिन आखिर अभी ये क्यों हो रहा है? तभी हम देखते हैं कोई बोलता है एल्रिक और ये सीएन होता है। एल्रिक बोलता है कि सीएन आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए? सीएन बोलता है अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। वो बोलता है कि बाहर तुम्हारी, और इतना सुनकर ही एल्रिक की पूरी तरह फट जाती है। एल्रिक बोलता है कि आखिर क्या? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें नरेस्टर फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ ताशा नरेस्टर अपने टेबल पर बैठी होती है और उसका असिस्टेंट उससे बताता है कि लेडी ताशा आपको बाहर आके इसे देखना चाहिए। मिस ताशा बोलती है कि आखिर क्या वो एल्रिक अपने सीक्रेट ट्रेनिंग से वापस आ गया है और तुम उस सब से बोल दो कि वो थोड़ी देर और उसे रोक के रखे, मैं खुद जाऊंगी उससे मिलने के लिए। अभी हम देखते हैं सीएन और एल्रिक को जो कि बहुत तेजी से मेंशन की तरफ जा रहे होते हैं। एल्रिक सीएन से बोलता है कि तुम्हें मिस ताशा को वहां पे रोकना चाहिए था। सीएन बोलता है कि आखिर कैसे मैं उस पागल चुड़ैल को रोकता और आखिर तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो जबकि गलती तुम्हारी है और वो तुम्हारी वजह से आजकल बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटेटिव फील कर रही है। मैं होप करता हूँ कि कुछ भी बुरा ना हो। अभी हमें ताशा को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचती है कि सीएन ने मुझे बताया था एल्रिक के सिस्टर के बारे में कि उसने अपने भाई के लिए बहुत ही सेक्रीफाइस की है, जिसका मतलब ये है कि उसके पास कोई मैजिक टैलेंट नहीं होगा। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो एक ऐसी पर्सन है जिससे एल्रिक बहुत ही ज्यादा डरता है। लेकिन क्यों? ये बस एज डिफरेंस की वजह से तो नहीं हो सकता। आखिर वो किस टाइप की पर्सन हो सकती है? अभी हमें एल्रिक की बड़ी बहन हेज को दिखाया जाता है जो कि गार्ड से पूछती है कि एक्सक्यूज मी, क्या मेरा छोटा भाई एल्रिक मेलविंगर यहाँ पर है? अभी एक गार्ड बोलता है कि एल्रिक मेलविंगर यहाँ पर है लेकिन आप यहाँ पर एंटर नहीं कर सकती क्योंकि आपके पास कोई इन्विटेशन नहीं है। अभी हेज बोलती है कि मुझे माफ करिएगा, तो क्या आप लोग अपने फैमिली के थर्ड मास्टर सीएन को बुला सकते हैं? मैं श्योर हूँ कि उससे पता होगा कि मैं आज आ रही हूँ। वो सब बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने यंग मिस से ऑर्डर रिसीव किया है कि आपको यहाँ से पास नहीं करने देना है। तभी हेज बोलती है कि सीएन की एल्डर सिस्टर आखिर वो ऐसा क्यों करेंगी? तभी हम देखते हैं कि ताशा उसके पीछे आ जाती है और बोलती है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि मैं नरेस्टर फैमिली की डॉटर ताशा नरेस्टर हूँ। तभी हेज उसको ग्रीट करते हुए बोलती है कि मैं हेज मेलविंगर आपको ग्रीट करती हूँ। मैंने आपके बारे में आपके छोटे भाई और एल्रिक से बहुत सारी बातें सुनी है। उन्होंने मुझे बताया कि आखिर आपके अंदर कितना करिश्मा है और आपका जुनून आग की तरह जलता है, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता है कि वो सारे स्टेटमेंट्स आपसे मैच खाते हैं। आपसे मिलकर बहुत ही ऑनर फील हुआ मेरे को। अभी ताशा बोलती है कि तुम्हारा थैंक यू। हेज बोलती है लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर मेरा रास्ता आप क्यों रोक रही हैं? ताशा बोलती है कि ये नरेस्टर फैमिली का मेन हाउस है जो कि हेक्साग्राम का फर्स्ट स्टार है और हम किसी को भी अंदर आने नहीं दे सकते बिना किसी रीजन के। हालांकि सुनहरे बाल और हरी आंखें मेलविंगर्स की पहचान होती है और कोई भी उनके जैसे खुद को बदल के आ सकता है। और इसके अलावा अगर आप रेडियन स्टार ड्यूक की भी बहन है तो आपके लिए भी प्रोसीजर है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी बोलती है कि अच्छा ऐसा है तो आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जिससे आपको मुझ पर बिलीव हो? ताशा बोलती है कि अगर तुम सच में रेडियंट स्टार ड्यूक की एल्डर सिस्टर हो तो इसका मतलब ये है कि तुम प्रेस्टिजियस मैजिक फैमिली की भी एक मेंबर हो, तो फिर मैं तुम पर तभी बिलीव करूंगी जब तुम मुझे मैजिक में हरा दो। तभी एज बोलती है कि मुझे ये बोलते हुए एम्बेरस फील हो रहा है कि मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकती। तभी ताशा बोलती है तो आखिर ये तुम्हारे ऑरा के बारे में क्या? हम देखते हैं कि हेज के पीछे से बहुत सारी डेंस ऑरा निकल रही होती है। तभी हेज बोलती है कि मुझे डर है कि आपको चोट लग सकता है। नहीं, मिस ताशा बोलती है कि कोई बात नहीं और वो अपना मैजिक यूज करते हुए बोलती है कि ये बस तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई करने का एक प्रोसीजर है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं हेज को जो कि उसके सारे अटैक को डॉज कर रही होती है। तभी हेज ताशा से बोलती है कि क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं होगा और क्या तुमने कभी छोटे पर बॉल से खेला है? अभी ताशा उस पर अटैक करते हुए बोलती है कि हाँ, ये तो बहुत समय हो चुका है जब मैं सीएन के साथ खेला करती थी, और वो मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए उस पर अटैक कर देती है और बोलती है कि मैं उससे कभी नहीं हारी और तुम्हारे बारे में क्या, तुमने कभी खेला है? अभी हम देखते हैं हेज को जो कि अपना स्टैंस लेती है अपने हाथ में एक हैमर पकड़े हुए और
वो बोलती है कि हाँ, मैं भी उससे कभी नहीं हारी, क्योंकि ये मेरी ओवरवेलमिंग डिजायर की वजह से था जो कि मैं हमेशा से उससे जीती आई हूँ। और वो ताशा पे एम करते हुए अपने हैमर को उसकी तरफ फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि वो हैमर ताशा के बालों को छू के आगे निकल जाता है। ताशा बोलती है कि मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ कि एक मेलविंगर फैमिली की मेंबर एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन अगर सोचा जाए कि उसने एक इतने हैवी हैमर को बिल्ड किया है जो कि तकरीबन 100 केजी का है, और वो भी बिना किसी माना का यूज किए हुए, ये सच में एक मेलविंगर है। तभी वो हेज के हैमर पे स्कल का मार्क देखते हुए बोलती है कि ये रेडिएंट स्टारड्यू की बहन मर्सनी कॉर्प की एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। अभी हेज हंसते हुए बोलती है तो अब स्कोर हमारा 1 और 0 हो चुका है। ताशा बोलती है कि अब मैं होल्ड बैक नहीं करूंगी। अभी हम देखते हैं एलिक जो कि अपना पुश सोल स्पीच कास्ट कर देता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ताशा बोलती है कि आखिर ये क्या है। तभी हम देखते हैं हेज को जो कि एलिक को देख लेती है और जाकर उसका गला पकड़ लेती है। अभी एलिक बोलता है कि इससे तुम हमेशा की तरह हेल्दी दिख रही हो, और वो बोलता है कि ऐसा देखने में लगता है कि तुम मिस ताशा के साथ मजे कर रही थी, क्या मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया। और वो ये बोलते हुए बहुत ही कांप रहा होता है और वो अपनी सिस्टर से बोलता है अब थोड़ा काम डाउन हो जाओ और मुझे थोड़ा छोड़ दो। तभी हेज उससे बोलती है कि एलिक चलो अब हम एक दूसरे से बात करते हैं, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। और वो बहुत डरावने अंदाज में उससे बात कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ताशा अपने टेबल पर बैठकर हेज की इन्फॉर्मेशन को देख रही होती है, जिसपे लिखा होता है अनआइडेंटिफाइड, और उसका बटलर उससे बोलता है कि मिस ताशा मुझे माफ करिएगा, जो कि क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेंट्स को हेज के बारे में कोई एक्सेस नहीं मिल पाया है। ताशा बोलती है कि मुझे लगता है कि ये कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है, क्योंकि ब्लैक स्कल एम्पायर की सबसे मोस्ट पावरफुल मर्सनरी गिल्ड है। उन सब ने जितने भी मिशन कंप्लीट किए उनसे उन सब ने बहुत सारे एनिमीज को बनाया है, और इसी वजह से वो सब अपने आइडेंटिटी को इतना छिपा के रखते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सेम एज वाली को अपना फ्रेंड बनाने का चांस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है किसी ब्लैक स्कल के मेंबर से मिलना, क्योंकि उनका किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं होता, केवल ग्रे लॉयन के छोड़ के, जो कि ग्रेट लॉयन फैमिली से बिलोंग करता है। और आखिर कौन सोच सकता है कि मेलविंगर फैमिली की डॉटर उस मर्सनरी गिल्ड की मेंबर हो सकती है। और यह आवश्यकता से ज्यादा ही कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम मेलविंगर के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं रेडिएंट स्टारड्यूक के लिए, लेकिन इससे नरेस्टर फैमिली को तो कोई लॉस तो नहीं होगा, है ना। अभी वो अपने बटलर से पूछती है कि क्या उन सब ने अपना खेलना अभी तक जारी रखा है। अभी हम देखते हैं हेज और एलिक को, जो कि हेज उसे अपना हैमर लेके उसका पीछा कर रही होती है। एलिक उससे बोलता है कि सिस्टर क्या तुम अपनी बात करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हेज बोलती है कि जा देखो तो मेरा प्यारा भाई कितना ज्यादा फेमस हो चुका है, और यहाँ तक कि तुम मैजिक को भी यूज कर सकते हो, और यहाँ तक कि तुमने ये भी सीख लिया है कि अपनी बड़ी बहन को कैसे जवाब देते हैं। हम देखते हैं कि वो हैमर से उस पर जोर से अटैक कर देते हैं, जिससे एलिक बार बार डॉज कर देता है। एलिक अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे पास प्रेटा का सेंस नहीं होता तो मैं यहाँ पर सच में मारा जाता। वो सोचता है वे हमेशा से ऐसी ही है, जब भी मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ तो वो मेरे को सबक सिखाने और मेरा पैर तोड़ने की धमकी देती है, और मैं फिस्टो पीछे मजे ले रहा होता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा, ये सच में एक मेलविंगर है। लेकिन अगर मैं सोचूं तो मुझे उसकी तरफ से माना की जगह पे ऑरा का फील हो रहा है, और ये पहली बार है जब मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ, ये इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। अभी हम देखते हैं एज को, जो कि पूरा जम करके उस पर अटैक करने के लिए आ रही होती है, और वो एलिक से बोलती है कि चलो अब देखते हैं मेरे प्यारे भाई, क्या तुम अब इसे भी डॉज कर सकते हो कि नहीं। अभी हम देखते हैं एलिक अपना ब्लॉक स्पीच कास्ट करके एक बैरियर बना देता है, जिससे वो एज के अटैक को ब्लॉक करता है, और उसे बहुत ही प्रेशर फील हो रहा होता है। वो बोलता है सिस्टर क्या तुम सच में सीरियस हो, आखिर तुम्हें कैसे लगता है कि मैं इसे डॉज कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर से वो अटैक का प्रेशर खत्म हो जाता है। हेज अपना हैमर एलिक की तरफ फेस करते हुए बोलती है कि जब मुझे पता चला कि तुम ड्रैगन नेस्ट को एक्सकवेट करने के लिए जा रहे हो तो मुझे थोड़ा रिलीफ फील हुआ, और मैं उस समय श्योर थी कि तुम बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हो अपने ब्लॉकेज डिजीज की वजह से, और तुम उसे क्योर करने के लिए तुम अपना बहुत ही एफर्ट लगा रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि तुम्हारी मदद की जाए जितना मुझसे हो सके। लेकिन उसके बाद क्या, तुम्हारा नेस्ट में एक्सीडेंट हो गया, तुमने अपना कॉन्शियसनेस खो दिया कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद जब तुम जगे तो कुछ महीनों के लिए गायब हो गए बिना कुछ बताए कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, और आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुमने लास्ट टाइम कब मुझसे कांटेक्ट किया था। वो बोलती है कि पूरे आधे साल तक तुमने मुझसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं किया, और वो उससे रोते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे बारे में कितना परेशान थी। एलिक अपने मन में सोचता है कि मेरी सिस्टर हमेशा से मेरे को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव रही है, वो हमेशा से मेरे को बताते रही है कि ये चीज मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, वो हमेशा से मेरे ही साइड में रही है, लेकिन मुझे उसका ओवर प्रोटेक्टिंग वाला नेचर अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि आखिर वो ऐसा क्यों एक्ट करते थे। हमारे पेरेंट्स के गुजरने के बाद उसके पास बस मैं ही एक उसके फैमिली के तौर पे बचा। मेरे जैसे ट्रबल मेकर को देखकर वो अपने यंग एज में एक एडल्ट बन गई अपने बेवकूफ ब्रदर को संभालने के लिए। तभी एलिक हेज से बोलता है कि सिस्टर मैंने अपनी फैमिली के असाइनमेंट को ढूंढा, ड्रैगन नेस्ट के बाद मेरा अनकॉन्शियस होना, फिर महीनों के लिए गायब हो जाना, ये सब उसी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए था। और कुछ समय तो ऐसा आया जहाँ मुझे लगा कि मुझे अपने फैमिली को रिवाइव करने से गिव अप कर देना चाहिए, और कभी कभी मुझे ये भी लगता था कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग होने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए या फिर नहीं। और इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे पता चला कि ये दुनिया कभी भी
किसी भी समय डीमंस द्वारा ऑक्यूपाई किया जा सकता है। तो अगर मैं इन सब से छिपने के बारे में सोचता हूँ तो ये हमारे पेरेंट्स और हमारे एंसेस्टर को के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होगा, जिन्होंने फाइट करते समय अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। तो सिस्टर, अब मैं नॉर्थ की तरफ जाने वाला हूँ, जहाँ मुझे हमारे एंसेस्टर का दूसरा असाइनमेंट मिलेगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने का रास्ता कितना ही ज्यादा डेंजरस हो, मैं उस रास्ते पे चलूंगा एकदम हमारे एंसेस्टर्स जैसे। और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि हमारी फैमिली, ये पूरी दुनिया और जिस जगह पे भी मैं अपना कदम रखूंगा वो सितारों जैसे चमकने ना लगे। हम देखते हैं कि हेज उसकी बात सुनकर अपने आंसू के साथ साथ स्माइल कर रही होती है। वो बोलती है कि अब तुम दोबारा मेरे सामने से गायब होने की हिम्मत मत करना, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारा खोपड़ी तोड़ दूंगी। अभी एलिक बोलता है, क्या मुझे लगा कि मैंने यहाँ पर एक माहौल क्रिएट कर दिया है, क्या तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था, जैसे कि हाँ एलिक तुम बहुत ही एडल्ट हो चुके हो, अब मैं तुम्हारे बीच में कभी भी दखल नहीं दूंगी, जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। हेज बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली तुम हमेशा से मेरे से दूर भागने की कोशिश करते आए हो, और इस बार सच में तुमने कुछ अच्छी बातें की, लेकिन ये सब देखने के बाद आखिर मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ। मेफिस्टो बोलता है, ये क्या दुख की बात है, क्या वो मेरे लिए थोड़ा और उसे नहीं मार सकती थी? मैं होप कर रहा था कि आज उसका अंतिम संस्कार होगा, और मुझे ये समझ में नहीं आता ये सभी ह्यूमंस अपने पॉइंटलेस इमोशन की वजह से कैसे बदल जाते हैं। अभी हम देखते हैं किसी आदमी को जो कि एक ब्लैक क्लॉक पहना होता है और उसके हाथ में कोई सामान होता है जिसपे विंग्स का मार्क बना होता है, जो कि हमने हिल्टॉन के हाथ में देखा था, और वो बोलता है ये सब कुछ अजेजल को रिवाइव करने के लिए। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एलिक को जो कि किसी माउंटेन पीक पर बैठकर अपनी आंखों में पट्टी बांधकर मिराज आई की प्रैक्टिस कर रहा होता है बीस्ट किंग के साथ, और ये सीन उसकी बहन से मिलने के 3 महीने बाद का है। और हम देखते हैं कि वो अपना मिराज आई यूज करते हुए एक ईगल को टेम भी कर लेता है। तभी उसके पीछे से बीस्ट किंग आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम सच में एक वीक लर्नर हो, मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मिराज आई को मास्टर कर लोगे। अभी हम देखते हैं कि मास्टर अगस्टीन उस पर अचानक से आकर अपने पंच से अटैक कर देते हैं, जिससे एलिक अपने आंख बंद करके अपने हाथों से उनके पंच को रोक देता है। अगस्टीन बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने पेटा सेंस को पूरी तरह मास्टर कर लिया है। वेल, अब तुम्हें जो सीखना था तुम सीख चुके हो, अब यहाँ से तुम रियल बैटल के थ्रू ही इनलाइटमेंट को गेन करोगे। एलिक बोलता है, तो क्या ये सच में ओवर हो चुका है, तो हम लोग फिर दोबारा एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे, है ना? अगस्टीन बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तुम कल ही हमसे अपने मास्टर बनने के लिए भीख मांग रहे थे। बीस्ट किंग बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि तुम सच में एक बहुत ही जिद्दी डिसाइपल हो। एलिक बोलता है, क्या आप लोग भूल गए कि आप लोग ट्रेनिंग के नाम पे मेरे को कितना तड़पाया है, लेकिन इसके बावजूद आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं आपसे इतना कुछ सीख पाया। अगस्टीन बोलते हैं, चलो भी, क्या तुम हमारे साथ पूरी जिंदगी चिपक के रहना चाहते हो? बीस्ट किंग बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से सीधे नॉर्थ की तरफ जाने वाले हो, है ना? तो तुम हमारे लिए वहाँ से कुछ मेमोरेबल थिंग्स लेते आना। एलिक बोलता है, क्या मेमोरेबल थिंग्स? अरे मेरा कद्दू, मैं तुम सबके लिए कुछ नहीं लेके आऊंगा। चलो, अब हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप दोनों प्लीज हेल्दी रहिएगा। और वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है। बीस्ट किंग अगस्टीन से बोलते हैं, क्या बॉस आपको ये पुराने समय की याद नहीं दिलाता है जब हम सेथ के साथ पूरे कॉन्टिनेंट में घूमा करते थे? तो अगस्टीन बोलते हैं कि वो दिन बहुत ही एंटरटेनिंग और जोश से भरे हुए होते थे। अब हम ऐसी जगह पे अपनी बची हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। बीस्ट किंग बोलते हैं, अगर सेथ यहाँ पे होता तो वो क्या बोलता? अगस्टीन बोलते हैं कि अगर वो होता तो हमें बुढ़े कपल्स की तरह एक्ट करने के लिए बहुत ही चिढ़ाता, जबकि हम अभी 100 साल के हुए भी नहीं है और हमेशा से वही गुस्सेल बुढ़ा रहा है, हम नहीं। बीस्ट किंग बोलते हैं कि आपने सही कहा, क्योंकि हम दोनों उसके कंपेयर में थोड़े एडल्ट थे। अगस्टीन बोलते हैं कि आखिरकार इसके अलावा वो हमारे जैसे मास्टर्स को पीछे कैसे छोड़ सकता है? बीस्ट किंग बोलते हैं, और तो वो अकेले ही नॉर्थ की तरफ निकल गया, हमारा वो बेकार डिसाइपल, ऐसा लगता है कि हमें शुरू से उसे दोबारा मैनर सिखाने पड़ेंगे। अभी हम देखते हैं एलिक को जो कि मिस तासा के पास आया होता है। मिस तासा बोलती है कि तो तुम मुझे नेक्स्ट के एक्सकवेशन राइट्स को दे रहे हो, तो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एलिक बोलता है कि मैं ये सब आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन आप इतना फॉर्मली क्यों बात कर रही है अचानक से? आशा बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक कैरेज प्रिपेयर किया है जो कि तुम्हें सीधे नॉर्थ के गेट तक पहुंचाएगा। मैं तुम्हारे एकेडमी के अटेंडेंस को देख लूंगी, तुम अपनी जर्नी सेव करना, तुम अपनी जर्नी में सेफ रहना। एलिक अपने मन में सोचता है कि मुझे मालूम है कि वो ड्रैगन्स को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। हम देखते हैं तासा को जो कि बहुत ही स्माइल कर रही होती है और वो बोलती है कि अब फाइनली मैं ड्रैगन स्कूल ऑफ डार्कनेस को हासिल कर पाऊंगी और उसे अपने कलेक्शन में शामिल कर लूंगी। एलिक बोलता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन ये ठीक है क्योंकि नेरेस्टर्स के साथ हमारा रिलेशनशिप पूरी तरह सिक्योर हो चुका है। लेकिन एक सेकंड रुको, कोई और है जिसपे मेरा कर्ज बाकी है। मुझे इजाबेल से कोई भी न्यूज नहीं मिली है। उन्होंने मुझे बोला था कि जब वो कनोई पहुंच जाएंगी तो वो मुझसे कांटेक्ट करेंगी। तो क्या वो अपने कर्ज के बारे में भूल गई हैं? चलो अब इसे छोड़ो, मुझे कैरेज की तरफ जाना चाहिए। अभी हम देखते हैं किसी आदमी को जो कि अपने शॉर्ट को अंदर रखते हुए बोलते हैं कि पॉल, तुमने मुझे पूरी तरह डिसअपॉइंट कर दिया है। आखिर क्या लगता है तुम्हें कि मैं कितना वीक हो चुका? हम देखते हैं कि ये इजाबेल के फादर हरमन वाइल्ड होते हैं जो कि पॉल वाइल्ड के बहुत सारे सोल्जर्स को मारे होते हैं। अभी उनके गार्ड बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो बहुत ही इम्पेशेंट होते जा रहा है और वो पहले ही बहुत ही कमजोर हो चुका है क्योंकि उसने अपने बहुत सारे ब्लू वुल्फ्स को गवा दिया है और वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर आपने मेलविंगर्स के साथ हाथ मिला लिया तो उसकी पोजीशन डेंजर में आ सकती है। अभी हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, उसकी बेटी इजाबेल होती है। अभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि इजाबेल के सर पे हाथ रख के बोलता है कि वाह, मेरी भतीजी सच में बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली पॉल के पास जाएं, उसे मारकर उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। इजाबेल उनसे बोलती है कि मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करिए। इजाबेल के फादर उन सबसे बोलते हैं कि मैंने तुम सबसे कहा था कि फाइल फैमिली के मैटर को संभालना मेरी ड्यूटी है
और तुम तीनों को इजाबेल को सेफ रखना है। मैं खुद से रेडिएंट स्टार ड्यूक से मिलूंगा और उन्हें थैंक्स बोलूंगा और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि आखिर पॉल से कैसे निपटना है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक आदमी को जो कि दूसरे से पूछता है कि आखिर अभी तक पॉल वाइल्ड अगला ब्लू लॉयन क्यों नहीं बना। वो बंदा बोलता है कि कोई था जो उनके रास्ते में आ गया था, लेकिन आप चिंता मत करिए, ये लैंड को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी वो ब्लैक रोब वाला बंदा बोलता है कि मुझे लगा था कि उसे रिफ्लक्स डिजीज से एलिमिनेट करना बहुत ही आसान होगा, लेकिन देखा जाए तो वो डूबते हुए फैमिली का मेलविंगर हमारे रास्ते में आ चुका है। हालांकि अब उस मेलविंगर से डील करने का समय नहीं है। अब तुम जल्द से जल्द पॉल वाइल्ड को ब्लू लॉयन बनाने की कोशिश करो। हम देखते हैं कि ब्लू वुल्फ का कैप्टन हिल्टन होता है और वो ब्लैक रोब वाला बंदा हिल्टन से बोलता है और जब वो ब्लू लॉयन बन जाएगा तो उसकी फोर्स और उसकी बॉडी दोनों को ही कब्जे में कर लेना और हमारे ट्रू मास्टर अजेजल को सर्व कर देना, जिससे कि उन्हें थोड़ी सी नरिशमेंट मिलेगी। हिल्टन बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा ही करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कोई चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता और ये एल्रिक होता है। एल्रिक बोलता है कि मैं शांति से नॉर्थ की तरफ निकलना चाहता था और मैं मिस ताशा का बहुत ज्यादा थैंकफुल था जिन्होंने मेरे लिए एक कैरेज प्रिपेयर किया था, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि मेरे साथ एक हॉर्समैन भी आएगा। तभी कार्ल बोलता है कि मास्टर एल्रिक, मैं हॉर्समैन नहीं हूँ, मेरा नाम कार्ल है। तभी एल्रिक बोलता है यहाँ तक कि सीएन भी यहीं पे अपने फ्रेंड के साथ एक ट्रिप पे जाना एक फन हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि उसके साइड में उसकी बहन बैठी होती है। एल्रिक बोलता है हेज, आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो? तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। हेज बोलती है क्यों, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ है? एल्रिक अपने सर पे हाथ रख के बोलता है कि नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपने सपनों में ही उछल रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि बीस्ट किंग और मास्टर अगस्टिन भी उसी कैरेज में बैठे होते हैं। तभी एल्रिक उन दोनों से बोलता है कि मास्टर्स, आपकी उम्र को देखते हुए आपको वहीं पे रहना चाहिए था जहाँ पे आप थे। अभी अगस्टिन बोलते हैं तो क्या तुम हम बुड्ढों को बाहर घूमने भी नहीं जाने दे सकते? मैं नॉर्थ की हवा महसूस करने के बाद तुम्हें बहुत ही अच्छे मैनर सिखाऊंगा। बीस्ट किंग उससे बोलते हैं कि तुमने हमारी फीलिंग को बहुत ही हर्ट किया है जब तुम हमें प्रैक्टिकली अबेंडेंट कर गए थे। तो अभी हम फिस्टो को देखते हैं जो कि गुस्सा करते हुए बोलता है लगता है कि अब ये ट्रिप बहुत ही राउडी होने वाली है। मैं इरिटेट होने से ज्यादा किसी चीज से गुस्सा नहीं करता। अभी एल्रिक अपने मन में गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं सच में बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। 7 पीपल्स, ये सच में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट नंबर है किसी ट्रिप पे जाने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम सभी एक फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं। अभी अगस्टिन सबको बोलते हैं कि अगर सोचा जाए तो मैंने खुद को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, मैं एल्रिक का मास्टर अगस्टिन नरेस्टर हूँ। अभी हेज बोलती है कि हेलो मास्टर अगस्टिन, मेरा नाम हेज है, मेरे ब्रदर का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्र, जिसे इन सभी क्यूट एनिमल्स की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अभी अगस्टिन हंसते हुए बोलते हैं क्या क्यूट एनिमल्स? ये बीस्ट किंग के असिस्टेंट्स हैं। अभी सीएन एल्रिक से कहता है एल्रिक, क्या आप तुम अपना फ्रॉनिंग करना बंद कर सकते हो? फ्रॉनिंग का मतलब एब्रोस को ऊपर करना। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता था। और वो सभी एक दूसरे को घूरने लगते हैं और जर्नी उन सब की यहीं से स्टार्ट हो जाती है और ये फर्स्ट सीजन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं सेकंड सीजन के कुछ एपिसोड यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड सीजन की शुरुआत होती है। हम देखते हैं गाय नेस्टर को जो कि अपने चेयर पे बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं और वो अपने बटलर से बोलते हैं तो क्या वो सभी नॉर्थ के लिए रवाना हो गए? उनका बटलर बोलता है कि हाँ पैट्रियार्क, लेकिन क्या कोई गुड न्यूज है? तभी उसके पैट्रियार्क बोलते हैं कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है, जरा उन सब की देखोगे कितना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कैरेज में बैठकर नॉर्थ के लिए रवाना हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं हेज को जो कि एल्रिक से बोल रही होती है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया कि अपने बड़ों के सामने कैसे मैनर में रहते हैं? और वो बोलती है जरा सीएन को देखो कितना डिग्निटी और पोलाइट एक्ट कर रहा है। हम देखते हैं सीएन को जो कि बहुत ही हंस रहा होता है और एल्रिक बोलता है क्या डिग्निटी और पोलाइट मेरा कद्दू? तभी हेज सबसे बोलती है कि सर मुझे लगता है कि मुझे अपने ब्रदर को कुछ मैनर सिखाने पड़ेंगे, तो क्या आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो? तो तभी अगस्टिन बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीस्ट किंग बोलते हैं अगर हमारे डिसाइपल की फैमिली उसे कोई मैनर सिखाए तो हमें उसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। हेज बहुत ही पोलाइट अंदाज से उनसे बोलती है कि आपका समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर अगस्टिन बोलते हैं कि मैं तो डिसाइपल को मैनर सिखाने के लिए बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ। तभी हम देखते हैं हेज को जो कि उसके पीछे के सोफे को अपने हाथ से तोड़ने लगती है और उसे बहुत ही इविल वाले फेस के साथ उसके पास आ जाती है। हम देखते हैं एल्रिक को जिसकी पूरी तरह फट चुकी होती है और वो हकलाते हुए बोलता है सिस्टर, अगर हम स्ट्रोल के लिए जा रहे हैं तो तुम्हें ये स्कैरी चीज पीछे ही रख देनी चाहिए। हम देखते हैं कि हेज उसका कान पकड़ लेती है और एल्रिक जोर से चिल्लाता है कि प्लीज सिस्टर मेरा कान छोड़ दो, ये बहुत ही दुख रहा है। और इधर मेफिस्टो बहुत ही मजे ले रहा होता है और वो बोलता है इसको ऐसे पीटते देखकर पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं कार्ल कार्ट को चला रहे होते हैं और अचानक से रुक जाते हैं। तभी एल्रिक बाहर निकलता है और कार्ल से बोलता है कार्ल आखिर क्या बात है? हम देखते हैं कि उस कैरेज के आगे 3 लोग होते हैं जो कि अपने हाथ में नाइफ लिए होते हैं। वे सभी कार्ल को बोलते हैं कि तुम लोग सच में बहुत ही फियरलेस हो जो कि हमारी टेरिटरी से पास करने की हिम्मत की है। हम देखते हैं कि वहाँ एक फनी सा मोमेंट बन जाता है और वो एक दूसरे को घूरने ही लगते हैं और एल्रिक लगातार उन सबको देखे ही जा रहा होता है। तभी उनमें से एक बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है तुम सभी बादशाह, क्या तुम चाहते हो कि यहाँ पर खून बहे? तभी एल्रिक कैरेज से उतरते हुए बोलता है कि ये कितने अनोइंग है। तभी बीस्ट किंग उसे रोकते हुए बोलते हैं कि एल्रिक जा रुको,
हो, मुझे इसे संभालने दो, जरा मैं भी तो अपने डिसाइपल को दिखाऊं कि आखिर उसका टीचर कितना कैपेबल है। और मैं बता दूं भाई, ये कैरेज कोई कैरेज नहीं है, ये डोरेमोन का स्पेस पैकेट है जिसमें बहुत सारी चीजें अट सकती हैं। हम देखते हैं टाइगर उन सबको देख के घुर्रा रहा होता है, जिससे उन सब की बहुत ही फट जाती है। तभी बीस्ट किंग एरिक से बोलते हैं, एरिक अब ध्यान से देखो, आखिर मुझे क्यों बीस्ट किंग बुलाया जाता है। तभी हम एरिक को देखते हैं जो कि उनसे पहले अपना सोल स्पीच कास्ट करता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा आइस ब्लॉक को गिरा देता है, जिससे सभी पूरी तरह डर जाते हैं और यहाँ तक कि वो टाइगर भी भीगी बिल्ली बन के बीस्ट किंग के पीछे चला जाता है। तभी बीस्ट किंग इंग्लिश से बोलते हैं, एरिक मैं इन्हें संभाल रहा था ना, आखिर तुमने बीच में इंटरफेयर क्यों किया। एरिक बोलता है, क्या आप इस जगह को खून से रंगना चाहते थे। ये सभी लोग ये कोई बैंडिट्स नहीं है, बल्कि एक आम विलेजर्स है जो कि बहुत ही भूखे हैं। तभी हम देखते हैं वो सभी उस एरिक के आगे झुक जाते हैं और उससे माफी मांगना चालू कर देते हैं। वो सही बोलते हैं कि हमारी एक फैमिली है जो कि बहुत ही इस समय भूखी है, प्लीज हमें माफ कर दे। एरिक बोलता है, अगर हम लोग की जगह पे कोई अच्छा इंसान होता और पावरलेस इंसान होता तो क्या तुम उनसे भी ऐसे ही बेगिंग करते। वो सभी चुप हो जाते हैं और एक दूसरे का शक्ल देखने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा झुकते हुए बोलता है कि मिस्टर मेज आप सही हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि विलेज चीफ आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी एरिक से बोलता है कि इन दोनों को मैंने फोर्स करके अपने साथ लेके आया, तो प्लीज इन दोनों को जाने दे और मुझे पनिश करे। वो दोनों बंदे बोलते हैं कि विलेज चीफ आखिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये सब आपने केवल विलेज के भलाई के लिए किया। दूसरा बोलता है कि हाँ विलेज चीफ आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो दोनों बोलते हैं कि प्लीज हमें भी पनिश कीजिए। तभी एरिक बोलता है कि तुम सभी चुप हो जाओ, अब चलो देखते हैं कि आखिर तुम लोग कितना सच बोल रहे हो। तभी हम देखते हैं एरिक और उनके सभी साथी विलेज में आ चुके होते हैं। वो चीफ बोलता है कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ सालों से बारिश नहीं हुई है। हमने सोचा कि अगर हम भूख के मारे मरने वाले ही हैं तो हमें माउंटेन बैंडिट्स बन जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मेफिस्टो को कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में बोलता है कि ये कैसी एनर्जी है, ये तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। और वो विलेज चीफ एरिक से बोलता है कि यहाँ तक कि हम तो काम की तलाश में बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे सभी पशु घोड़े सभी भूखे मारे मर रहे हैं और ये सारी मेरी गलती है। और वो रो रहा होता है। तभी अगस्टिन बोलते हैं कि दुर्भाग्यवश हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस जगह तक नहीं पहुंच पाती है। वो बोलते हैं कि एरिक भले ही इन लोगों ने क्राइम कमिट किया है, तो क्या हम इन सबको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन सब के पास एक अच्छा रीजन है। वो बोलते हैं कि इन सबको इतना सफर करता हुआ देख, क्या ये हमारे लिए एक नोबल ड्यूटी नहीं है कि हम लोग इन्हें छोड़ दें। तभी एरिक बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, क्योंकि ये कम्प्लीटली इन सब की कोई गलती नहीं है। तभी वो विलेज चीफ एरिक से झुकते हुए थैंक्स बोलता है। हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि इधर उधर घूमे ही जा रहा होता है और एरिक उससे देखकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है। विलेज चीफ बोलता है, आज के बाद हम लोग कभी किसी को नहीं लूटेंगे। एरिक बोलता है कि ठीक है। तभी वो मेफिस्टो से बोलता है, मेफिस्टो आखिर तुम इधर उधर क्यों घूमे जा रहे हो। मेफिस्टो बोलता है, हालांकि ये थोड़ा सा हल्का है, लेकिन मुझे उन फील्ड की तरफ से डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है। एरिक बोलता है, क्या डिमोनिक एनर्जी। तभी हम देखते हैं कि वो उसी फील्ड के पास आ चुके होते हैं। तभी अगस्टिन एरिक से बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ फील नहीं किया, क्या सच में यहाँ पे कुछ है। एरिक बोलता है, तो ये है वो प्लेस। मेफिस्टो बोलता है, वो यहीं कहीं जमीन में गड़ा होगा। और वो एरिक से बोलता है कि चूंकि मैंने तुम्हें यहाँ लेके आया, तुम अपनी प्रॉमिस के बारे में मत भूलना, जो कि तुमने मुझे वो डिमोनिक एनर्जी देने की बात की है। एरिक उससे चिढ़ते हुए बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, क्या कभी तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। एरिक बोलता है, तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा करना होगा, सभी लोग पीछे हट जाएं। हम देखते हैं कि वो अपना मैजिक स्पेल कास्ट करता है पियर्स का, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ही आइस का पिलर लाके जमीन में धंसा देता है, जिससे वो विलेज चीफ देखकर पूरी तरह चौंक जाता है और बोलता है कि हे भगवान, उसने अचानक से इतने बड़े आइस ब्लॉक को क्रिएट कर दिया। हम देखते हैं कि एरिक वहाँ पे जंप कर देता है और उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। तभी अगस्टिन वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं, एरिक क्या तुमने कुछ पाया है। एरिक बोलता है, हाँ ये बहुत ही नीचे अंडरग्राउंड में छिपा हुआ था। हम देखते हैं कि वो बॉक्स खोलता है और उसमें से बहुत ही ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। अगस्टिन बोलते हैं, ये तो एक डिमोनिक एनर्जी है। हम देखते हैं कि उस बॉक्स में एक गोट की शक्ल वाला स्टैचू रखा होता है। मेफिस्टो बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों है। हमें बताया जाता है कि डीमन गॉड के 4 सबसे ज्यादा ताकतवर डीमन किंग जो कि पूरे डीमन काइंड पर रूल करते हैं। पहला आता है मेफिस्टोफिलस, दूसरा आता है फिनेस सेटेन, तीसरे नंबर पे आती है फॉर्निकेशनेस लिलिथ, और चौथे नंबर पे जो आता है जो सबसे ज्यादा डीमन किंग की आर्मी को पोजेस करता है वो है अजेजल। और मैं बता दूं कि हिल्टन और वो ब्लैक रोब वाला बंदा इसी डीमन किंग के बारे में बात कर रहे थे। हमें बताया जाता है कि अजेजल दूसरे दुनिया से ज्यादा ह्यूमंस के वर्ल्ड में इंटरेस्ट रखता था और उसकी एक अटैक से बहुत सारी कंट्रीज तबाह हो जाती थी। तभी एरिक बोलता है कि ये एक टोटम है जिसे अजेजल के वर्शिपर्स द्वारा बनाया गया है। मेफिस्टो बोलता है, अगर एक्यूरेटली बोले तो ये ह्यूमंस को सैक्रिफाइस करने के लिए बनाया गया है। तभी वो चौंकते हुए बोलता है, आखिर तुम्हें अजेजल के बारे में कैसे पता है। एरिक बोलता है कि मैंने ओटो स्टेट के बुक लाइब्रेरी में से पढ़ा है। एरिक बोलता है, जब तुमने ह्यूमंस के सैक्रिफाइस के बारे में बोला तो तुम्हारे कहने का मतलब इन विलेजर्स है जो कि अजेजल के रिवाइव के लिए एक सैक्रिफाइस के तौर पे यूज किए जाएंगे। मेफिस्टो बोलता है कि अगर विलेज की कंडीशन को देख के बोले तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एरिक अपने मन में बोलता है कि आखिर ये डीमंस इंसानी दुनिया में छिपकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तभी मेफिस्टो बोलता है कि अब इस डिमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व करो और जैसा तुमने प्रॉमिस किया था
और मुझे उससे दे दो। तभी अगस्टीन एलिक से बोलते हैं कि एलिक, ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। हालांकि हमने इस डीमन को 30 साल पहले ही खत्म कर दिया था, लेकिन अब हमें जाकर इसके बारे में कोई ट्रेसेस मिले हैं। अब हमें इसे एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो को सेंड करना होगा। तभी मेफिस्टो उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि ये बुढ़ा और इसकी विशफुल थिंकिंग। तभी एलिक हंसते हुए बोलता है कि आपने सही कहा, मुझे भी यही लगता है। तभी मेफिस्टो शॉक हो जाता है और उससे बोलता है, क्या ये तुम मुझे नहीं देने वाले थे? तभी एलिक मेफिस्टो से बोलता है, जरा इसके बारे में तो सोचो, आखिर मैं किस पोजीशन में हूँ। अगर मैं इस डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हूँ जो कि ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो को देना चाहते हैं। तभी मेफिस्टो उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम कमीने कहीं के। तभी एलिक उससे बोलता है, अगर तुम मुझे सील मैजिक के बारे में कुछ सिखाते हो तो शायद मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। मेफिस्टो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो बॉक्स अगस्टीन ले लेते हैं और सीएन को देते हुए बोलते हैं कि सीएन, इसे जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो को भेज दो। तभी मेफिस्टो एलिक से बोलता है कि तुम दूसरा कुछ बोलो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैजिक सील को सिखाने के अलावा। अगस्टीन सीएन से बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे भेज दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही एक ब्लैक ऑरा क्रिएट होने लगता है और एक आवाज सुनाई देती है कि बहुत ही डिलीशियस है। हम देखते हैं कि एलिक के हाथ से उसकी सील में से कोई ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है और वो सीधे उसी टोटम के पास जा रहा होता है और उसे ऑब्जर्व करना चालू कर देता है। हम देखते हैं कि ये प्लेटा का सील होता है। तभी हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, वो मेरी डिमोनिक एनर्जी थी। तभी अगस्टीन उससे बोलते हैं कि एलिक, अभी क्या हुआ? तभी एलिक बोलता है कि ऐसा लगता है कि यू ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। जिस एविडेंस को पाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था वो डिसअपियर हो चुका है। तभी हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे उस चीज को चुराने की जो कि मेरी थी। तभी हम देखते हैं एलिक को जो कि उन दोनों से बात कर रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे विलेज को सेक्रीफाइस करने के लिए बस एक ही टोटम को प्लेस किया गया हो। चलिए हम दोबारा इसे ढूंढना जारी रखते हैं, शायद हमें कोई और भी मिल जाए। तभी हमें दिखाया जाता है एजिजल के वर्शिपर्स को। उसमें से एक बंदे को कुछ महसूस होता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, आखिर क्या बात है रिचुअल लीडर? तभी वो रिचुअल लीडर बोलता है कि ऐसा लगता है कि अनबिलीवर्स ने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की है। सभी बोलते हैं कि आखिर वो कौन इंसान हो सकता है जिसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि उन सब में से एक बंदा उस मूर्ति के सामने आता है और बोलता है कि हे लॉर्ड, हम सभी उन विश्वासघातियों को ढूंढ लेंगे और उसे अच्छे से पनिश करेंगे, तो कृपा कर अब अपने क्रोध को शांत रखें। ये धरती फिर से आपकी बड़ी इच्छाओं को महसूस करेंगी और आपका रिवाइवल जल्द ही खत्म होगा। तभी वो बंदा दूसरे से बोलता है कि जुडास को ये ऑर्डर दे दो, वो नॉर्थ निकलने से पहले काया से मिले और रिवाइवल रिचुअल के लिए आगे प्रोसीड करे। हम देखते हैं एलिक को जो कि एक पॉन्ड के पास बैठा होता है और वो बोलता है कि आखिर कोई इन डीमंस के बारे में अवेयर क्यों नहीं है कि आखिर ये सब क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं उन सभी बंदों को जो कि उस पॉन्ड को देख के बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि अब हम फाइनली फार्मिंग कर सकते हैं। एलिक बोलता है कि बहुत सारी इनोसेंट लाइफ सेक्रीफाइस हो चुकी हैं। तभी अगस्टीन उससे बोलते हैं कि हालांकि हमने उस एविडेंस को एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो को दे दिया है तो उस पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन बैठेगी और उन्हें जल्दी पता लगा लिया जाएगा और ये रीजन जिसकी एरिया में आता है उसे पनिश भी किया जाएगा। और दूसरी तरफ मैं जो इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल है उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन एलिक, ये एरिया हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। एलिक अपने मन में बोलता है, हाँ इन्होंने सही बोला, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है तो सारे डीमंस बिना सोचे समझे रेकलेसली एक्ट नहीं करेंगे। अभी सबसे टॉप प्रायोरिटी ये है कि मैं उस टेंपल ऑफ फ्लावर को ढूंढूं और अपने विंटर को कंप्लीट करूं। और जिन्होंने मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा होगा उन्हें विंटर के बारे में मालूम होगा। एलिक बोलता है, और उसके बाद मैं इन सभी डीमंस से छुटकारा पा लूंगा। तभी हम देखते हैं विलेज चीफ को जो कि उनके पास आके बोलते हैं कि आप लोग का शुक्रिया। एलिक बोलता है, तो अब ये सूखे की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो चुकी है तो आप सभी विलेजर्स अपना ख्याल रखिएगा, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तभी विलेज चीफ उससे बोलता है, प्लीज रुकिए, क्या मैं आपसे आपका नाम जान सकता हूँ? तभी एलिक बोलता है कि मेरा नाम एलिक मेलविंगर है। तभी वो तीनों उसका नाम सुन के चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये तो रेडियंट स्टार ड्यूक है, लेंटिस का हीरो। विलेज चीफ अपने मन में सोचता है मेलविंगर जो कि एम्पायर में सबसे बड़ी स्टार रही है अब वो दोबारा फिर से राइज कर रही है। तभी हम देखते हैं वो सभी अपने कैरेज में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कार्ल एलिक को आवाज लगाता है और बोलता है कि सर एलिक, मुझे लगता है कि आपको बाहर आके इसे देखना चाहिए। एलिक बोलता है, क्या फिर से? और वो बोलता है, क्या कार्ल अब क्या हुआ? तभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग मास्क पहने हुए उस कैरेज के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग इंपीरियल फैमिली के इंस्पेक्शन ब्यूरो से हैं। हम देखते हैं कि एलिक उन सबके पास आके खड़ा हो जाता है और वो मास्क वाला बंदा उससे बोलता है कि तो क्या तुम ही एलिक मेलविंगर हो? एलिक बोलता है, जरा इसे देखो तो ये कितना खोकी एक्ट कर रहा है। हमें बताया जाता है इंस्पेक्शन ब्यूरो के बारे में जो कि एक ऐसा इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट है जो कि केवल एम्परर और उसके फैमिली के लिए काम करती है और इन्हें ऐसे मॉन्स्टर के तौर पे जाना जाता है जो कि अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो किसी को किडनैप कर सकते हैं या फिर किसी को ब्रूटली मर्डर भी कर सकते हैं और इनकी फाइटिंग एबिलिटी लॉयन फैमिली और टावर जितनी बराबर है। तभी एलिक अपने मन में सोचता है कि इन सबको भी डीमंस के बारे में कुछ नहीं मालूम था जब तक कि हमने इन सभी को वो टोटम एविडेंस के तौर पे नहीं दिया। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो दौड़ते चले आए बिना ये सोचे कि ये एक रिमोट एरिया है। हालांकि भले इन सबको एम्परर का सपोर्ट हासिल है लेकिन शुरू से क्या ये लापरवाही से थोड़ा बात नहीं कर रहे हैं मुझसे? और एलिक उन सबसे बोलता है क्या, जैसे कि उसने उन सब की कोई बातें सुनी ही ना हो। और वो बंदा भी एलिक को उसी तरह
बोलता है क्या, और वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है और वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कैजुअली बात करने की, और वो अपना प्रेशर वहाँ पर रिलीज करने लगता है। वो बोलता है कि हम लोग इंपीरियल फैमिली के इंस्पेक्शन ब्यूरो के एजेंट्स हैं, एक तुम्हारे जैसे इंसान को हमें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। तभी एलिक बोलता है तो तुमने अभी क्या कहा, और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उन सबसे बोलता है भले तुम लोग इंस्पेक्शन ब्यूरो से क्यों ना हो और तुम लोग इस समय एक विस्काउंट हो जो कि अपनी एक ड्यूटी पूरी कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि उन सब पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और सभी लोग नीचे की तरफ झुक जाते हैं। सही बोल रहे होते हैं कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि एली के पीछे वो उसी प्रेटर का सील एक्टिवेट हो चुका होता है। हम देखते हैं वो बंदा पूरी तरह घबरा गया होता है और वो जमीन पर बैठ गया होता है और वो बोलता है कि आखिर ये बंदा ये कैसे कर पा रहा है, ये एक मेगस के लेवल का है। और मेगस उन 3 स्टार्स को बोला जाता है जो कि जिसमें से मिस तासा आती हैं। हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्शन ब्यूरो का बंदा अपने पीछे वाले बंदे से कुछ आंखों में बातें करने लगता है और वो उसे कुछ कंफर्म करने के बाद अपना मास्क हटाते हुए एलिक को ग्रीट करता है और बोलता है कि हमारे मैनर्स के लिए हमें माफ कर दीजिए। तभी मेफिस्टो हंसते हुए एलिक से बोलता है कि अगर बात ये दिखाने की हो कि आखिर बॉस कौन है तो तुम हमेशा उसमें जीतते हो। एलिक उससे बोलता है कि ये बस इसलिए था क्योंकि उन सबको लगा कि मैं एक बस मजाक हूँ, अगर मैं उन सबको थोड़ा और भी नजरअंदाज कर देता तो वो अपने पंखों से आसमान में उड़ने लगते हैं। और भाइयों ये एक डायलॉग था। तभी एलिक उन सबसे बोलता है कि मैं पियर हाउस से डायरेक्टली बात कर लूंगा और तुम लोग दोबारा ऐसी गलती करने की कभी हिम्मत मत करना। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा और वो बंदा अपने मन में सोचता है कि ये इतना एरोगेंट बन रहा है क्योंकि बस इसके पास एक ड्यूक का टाइटल है शो ऑफ के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अगस्टीन आ जाते हैं और वो बोलता है कि तुम खुद को लकी समझो, हालांकि तुमने मेरे स्टूडेंट की डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो तुम्हारा सर अब तक धड़ से अलग हो चुका होता। तभी वो बंदा उनको देखकर पूरी तरह घबरा जाता है और वो बोलता है ये तो व्हाइट नाइट अगस्टीन है। और वो बोलता है क्या ये व्हाइट नाइट अगस्टीन का स्टूडेंट है, ये तो बहुत ही रेडिकुलस है। और वो गुस्सा करते हुए अपने मन में बोलता है कि अब मैं दोबारा जाऊंगा तो उन सभी इंटेलिजेंस एजेंट को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो सभी एक अपने मैजिक से टेबल और चेयर क्रिएट करके उसी पे बैठे होते हैं। वो बंदा एलिक से बोलता है कि मैं आपको दोबारा खुद से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम पेट्रन है जो कि 4th इंस्पेक्शन ब्यूरो से है। एलिक अपने मन में बोलता है 4th इंस्पेक्शन ब्यूरो जो कि क्राउन प्रिंस के अंडर में आती है। तभी पेट्रन एलिक से बोलता है कि मैंने आपका पहले ही बहुत ही समय जाया कर दिया है तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। और एलिक बहुत ही कैजुअली उससे बोलता है कि तुम अभी भी मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। और पेट्रन उसे देखकर बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। वो बोलता है कि हम लोग बहुत समय से डीमंस के अवशेषों को ट्रैक कर रहे हैं और हमने रिसेंटली एक ग्रुप को, तभी एलिक बोलता है जिसे गारगोरी बोलते हैं। तभी पेट्रन बोलता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता। तभी एलिक उन सबको घूरते हुए बोलता है क्या ये इंस्पेक्शन ब्यूरो भूल गई कि आखिर मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पैटर्न बोलता है मेलविंगर फैमिली जो कि डीमंस की नेचुरल एनिमी है। पैटर्न बोलता है कि हमने पाया है कि हमारे पास बस एक ही टोटम है जो कि हमें सबमिट किया गया है, तो बाकी की 8 टोटम्स कहाँ पर है। तभी एलिक बोलता है कि हमने उसे रख लिया है। पैटर्न बोलता है क्या ये पूरी तरह इलीगल है। पैटर्न बोलता है कि इंपीरियल लॉ के तहत 11th क्लॉज के 2nd पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि डीमन से रिलेटेड किसी भी एविडेंस को इंपीरियल फैमिली रखती है। तभी एलिक बोलता है कि प्रोफेशनल लॉ के तहत 8th क्लॉज के 1st पैराग्राफ में ये भी लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन के साथ कोई भी इंडिविजुअल उस डीमन आइटम को रख सकता है रिसर्च पर्पस के तौर पे, और मैंने पहले से इंस्पेक्शन ब्यूरो से इसके लिए परमिशन पा ली है जिससे तुम लोग अभी पूरी तरह अनअवेयर हो। वो बोलता है कि अच्छा आप मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछने दीजिए, आखिर आप टोटम्स के एग्जैक्ट लोकेशन को कैसे ढूंढ पाए। एलिक बोलता है क्या मैंने तुमसे नहीं बोला कि मैं मेलविंगर फैमिली से हूँ। तभी पैटर्न चिल्लाते हुए बोलता है कि ये इतना इनसफिशिएंट आंसर नहीं है। तभी एलिक उसे घूरते हुए बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने फैमिली के सीक्रेट को इंस्पेक्शन ब्यूरो को दे दूं। पैटर्न अपने मन में बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और वो बोलता है कि ये कमीना अपनी जगह को नहीं जानता, ये लगातार अपने फैमिली के नाम को यूज किए जा रहा है। एलिक बोलता है लगता है कि मैंने तुम्हारे सभी आंसर का जवाब दे दिया है, अब हमें यहीं पर खत्म करना चाहिए। पैटर्न बोलता है कि आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वो अपने कैरियर में बैठकर वहां से निकल जाता है। तभी हम सीएन को देखते हैं जो कि एलिक को बोलता है कि सच में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा गट्स है जो कि तुम डायरेक्ट इंस्पेक्शन ब्यूरो के साथ भिड़ गए। तभी हिज एलिक से बोलते हैं कि एलिक तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया, अगर तुम नहीं करते तो मैं उन सभी के सरों को कुचल देती। तभी सीएन अपने सर पे हाथ रख के बोलता है कि सभी सिबलिंग्स एक जैसे होते हैं। तभी बीस्ट किंग एलिक से बोलता है कि एलिक वो इंस्पेक्शन ब्यूरो बहुत ही जिद्दी है, वो जब एक चीज पर अपने दांत गड़ा देते हैं तो वो उसे नहीं छोड़ते हैं, क्या उन सबको ऐसे ही जाने देना ठीक रहेगा। एलिक बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं, आप सभी जानते हैं कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, मैं किसी चीज को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। तभी सीएन पीछे से बोलता है कि आखिर अब ये किस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। एलिक बोलता है कि मैं उस तरीके का इंसान हूँ जो कि बिना किसी अच्छे रीजन के अपने दुश्मनों को जाने नहीं देता। तभी हम देखते हैं पैटर्न को जो कि किसी के सामने झुका होता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। तभी वो बंदा बोलता है एजेंट पैटर्न प्लीज आप अपने सर को उठाएं, वो जो शर्मिंदा है वो आप नहीं है बल्कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ। और हमें पता चलता है कि ये क्राउन प्रिंस होता है जो कि अपना बेस बदल के इंस्पेक्शन ब्यूरो के साथ एलिक को देखने के लिए गया था। हम देखते हैं एक चमगादड़ को जो कि उन्हें देख रहा होता है और ये चमगादड़ एलिक का टेम किया हुआ होता है। एलिक बोलता
है कि ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी मछली फंसी है। क्राउन प्रिंस बोलता है कि मैं ही वो था जो चाहता था कि तुम मेलविंगर से मिलो, और मैं भी वही था जो जेलसी में अंधा हो गया था और अपने अपोनेंट को कम आंक लिया और रेकलेसली एक्ट कर दिया। पैटर्न बोलता है योर हाइनेस। तभी क्राउन प्रिंस बोलता है मैंने अपनी अयोग्यता के कारण आप सभी का अपमान किया है। पैटर्न बोलता है कि योर हाइनेस आप प्लीज आप ऐसा ना बोले। क्राउन प्रिंस बोलता है कि हालांकि अब तक जो हुआ वो हमारा पर्सनल मैटर था, हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें उन सभी डीमंस के वर्शिपर को एक्सटरमिनेट करना है जो कि अभी छिपे हुए हैं। पैटर्न बोलता है ठीक है योर हाइनेस, और क्राउन प्रिंस पैटर्न से बोलता है कि क्या तुमने ये बोला था कि गायरोट गारगोरी के अंडरलिंक्स है। पैटर्न बोलता है कि हाँ हमने कंफर्म किया है कि वो सभी डीमंस है और ये सारे सबूत हमें टोटम्स की तरह लीड करते हैं और हमें इस सक्सेशन वॉर में सबसे ऊपर रहना होगा, इसलिए हमें इस केस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। क्राउन प्रिंस बोलता है कि अब कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पैटर्न बोलता है ठीक है योर हाइनेस। पैटर्न अपने मन में सोचता है कि हाइनेस अपने प्रीवियस फियांसे इजाबेल के बारे में अब तक नहीं भूल पाए हैं। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने इजाबेल के बजाय पॉलिटिक्स को चूज किया थ्रोन को पाने के लिए, और वो रीजन जो कि उन्होंने अपने आइडेंटिटी को हाइड किया था और वो यहाँ पर आए क्योंकि वो खुद से देखना चाहते थे कि आखिर वो मेलविंगर कैसा है जिसने लेडी इजाबेल को बचाया था। हम देखते हैं कि पैटर्न ने उस समय जिस बंदे से इशारे में बात की होती है वो किंग ही होता है, सॉरी क्राउन प्रिंस, और वो अपने मन में सोचता है कि ये इसलिए था कि हम हाइनेस को थोड़ा सा कंफर्ट दे सके, लेकिन अब हमने खुद को अपमानित करने का एक बहाना दे दिया है जबकि हम उसको कुचलने के लिए आए थे। और वो क्राउन प्रिंस को देखते हुए बोलता है कि ये एक ऐसे सन है जो कि एम्पायर को आगे की तरफ लीड करेंगे, हमें जितना हो सके उतना उस एल्रिक मेलविंगर से दूर रहना होगा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमें उस मेलविंगर से छुटकारा पाना होगा। हम देखते हैं कि वो बैट अभी भी वहीं पर होता है। तभी वो सभी मेंबर से बोलता है कि तुम सभी इंस्पेक्शन ब्यूरो के मेंबर ध्यान से सुनो, ये जगह पूरी तरह डीमन से भरा हुआ है, तुम सभी इस जगह का कोना कोना छान मारो, कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए। हम देखते हैं एल्रिक को जो कि सूट बूट में आया होता है और वो बोलता है कि लगता है कि उन सभी ने स्टार्ट कर दिया है तो हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। और एल्रिक बोलता है कि हालांकि मैंने वहाँ से बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन को पा लिया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि क्राउन प्रिंस भी उन्हीं इंस्पेक्शन ब्यूरो में छिपे हुए थे एक मेंबर के तौर पे, और डीमंस के सीक्रेट हाइड आउट के बारे में जानना मेरे लिए एक जैकपॉट है। एल्रिक एक मेंशन के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं उस घर को लूट लूंगा जिसमें पहले से ही आग लगी है। और एल्रिक हमें बताता है कि जब वो इंस्पेक्शन ब्यूरो डीमंस के वर्शिपर से भिड़ने में बिजी रहेंगे तब तक हम यहाँ से टोटम को लेके गायब हो जाएंगे। हमारे टीचर से हमारे लिए पहले से एक एस्केप रूट बना के रखा है। तभी वो मेफिस्टो से बोलता है मेफिस्टो चलो चले, हमारा डिनर हमारा इंतजार कर रहा है। हम देखते हैं कि वो दौड़ते हुए मेंशन में घुस रहे होते हैं। एल्रिक बोलता है इंस्पेक्शन ब्यूरो के आने से पहले ही हमें इस मेंशन में इन्फिल्ट्रेट करना है। सीएन बोलता है कि समझ गया। तभी हम देखते हैं एल्रिक सभी से बोलता है कि तुम दोनों पीछे हट जाओ क्योंकि अब मैं इस दीवार को तोड़ने वाला हूँ, और वो अपना सर्च मैजिक यूज करते हुए उस दीवार को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे दो लोग होते हैं जो कि बोलते हैं क्या दीवार टूट गया, क्या इंस्पेक्शन ब्यूरो ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम देखते हैं कि एल्रिक उन सब पर अटैक कर देता है लेकिन उन सबको थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। हम देखते हैं एक डीमन को जो कि सीएन की तरफ अटैक करने के लिए आता है और सीएन अपना विंड कटर यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है। तभी सभी डीमंस बोलते हैं कि उस तरफ देखो, उन सभी ह्यूमंस को रोको। तभी हम देखते हैं एज को जो कि अपने हाथ में हथौड़ा लिए बोलती है कि अब मुझे इन सभी कचड़ों को साफ करना है, तो मैं इन सबको अच्छे से देख लूंगी। एल्रिक तुम आगे बढ़ो और इस जगह को मेरे लिए छोड़ दो। हम देखते हैं कि एल्रिक और सीएन उसको देख के पूरी तरह घबरा चुके होते हैं और वो बोलती है कि तुम दोनों जल्दी जाओ, और वो बोलती है कि जल्दी जाओ और उन सबको रोको। हम देखते हैं कि एल्रिक वहां से दौड़ते हुए निकल जाता है। हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डीमंस टोटम को पकड़े हुए उस सेफ केज से निकाल रहे होते हैं। एक डीमन उन सबसे बोलता है कि केयरफुली उस टोटम को पकड़ो। वो डीमन अपने मन में बोलता है कि यहाँ तक कि इंस्पेक्शन ब्यूरो को भी इस जगह को ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होगी और वो जब तक ढूंढने की उसकी कोशिश करेंगे तब तक हम इस टोटम को लेकर अपने सीक्रेट पैसेज से निकल जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उसके सीलिंग पर आइस क्रिएट होने लगता है और वो दीवार टूटने लगता है। तभी हम देखते हैं एल्रिक को जो कि उसके ठीक सर पे लैंड करता है और उसका सर पूरी तरह फोड़ देता है। एल्रिक बोलता है मेफिस्टो देखो मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तभी वो सारे डीमन घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर इसने इस जगह के बारे में कैसे पता लगाया। एल्रिक मेफिस्टो से बोलता है कि अच्छा लगता है कि हम दोनों ने किसी डिलीशियस चीज को खोज लिया है। तभी हम देखते हैं कि पूरे गैरेट टेरिटरी में फायर लगा हुआ होता है और हम देखते हैं गैरेट को जो कि अपने टेबल पे हाथ मारते हुए बोलता है कि आखिर ये कैसे हुआ, आखिर इंस्पेक्शन ब्यूरो ने अंडरग्राउंड वॉल को कैसे ढूंढ लिया। दूसरा बंदा बोलता है कि सर ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। गैरेट बोलता है कि ये केवल मेरे एसोसिएशन के लोगों को मालूम था, तो आखिर उन सबको कैसे पता चल सकता है इसके बारे में। तभी वो बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो स्पाई हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ पर पैटर्न आ जाता है। पैटर्न बोलता है तो तुम मुझे मिल ही गए काया। हम देखते हैं कि गैरेट अब काया में चेंज हो चुका होता है और ये एक डीमन होता है। पैटर्न बोलता है तुम चूहे कहीं के, तुम हमेशा भागने में कामयाब हो जाते हो, फाइनली हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। काया बोलता है कि पैटर्न तुमने पहले मेरे स्टेट में स्पाई को लगाया, उसके बाद मेरे वर्ल्ड को पूरी तरह आग लगा दिया, अब आखिर कौन रेट है, तुम या मैं। पैटर्न बोलता है क्या वर्ल्ड, आखिर तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। काया बोलता है अब इतना भी मत बोलो, तुम्हें सब पता है। तभी हम देखते हैं कि काया अपना एनर्जी रिलीज करते हुए बोलता है कि अब तो मुझे सारी
इन्फॉर्मेशन बताओगे जब मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें खूब टॉर्चर करूंगा। पैटर्न बोलता है कि अब इस समय से मैं इंपीरियल फैमिली के नाम पर ट्रेटर काया को इसी समय एग्जीक्यूट करूंगा। तभी हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हेज को। सीएन बोलता है क्या एलिक को फिर से कोई ट्रबल क्रिएट करने वाला है। तभी एलिक चिल्लाते हुए आता है हेज और बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। हम देखते हैं कि हेज अपना हैमर उठाती है और घुमाते हुए बहुत जोर से मेंशन की तरफ फेंक देती है, जिससे कि मेंशन पूरी तरह कोलैप्स होने लगता है। सभी डीमंस वहाँ से निकलते हुए भाग रहे होते हैं और बोलते हैं कि मेंशन पूरी तरह कोलैप्स हो रहा है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। तभी एलिक बोलता है कि चलो हम वहाँ चले जहाँ हमारे टीचर्स हैं। हम देखते हैं अगस्टिन और बिस्ट किंग को, जो कि वो भी सूट बूट में होते हैं, मार्क्स लगाए हुए। बिस्ट किंग बोलते हैं कि मैं इस बात से आश्चर्य हूँ कि आखिर हमें किसने कहा था कि हम हीरो जैसे एक्ट करते हुए इंस्पेक्शन ब्यूरो को पागल बनाएंगे। हम देखते हैं कि अगस्टिन एक सीक्रेट पैसेज को खोलते हैं। अगस्टिन एलिक से बोलते हैं कि एलिक सभी सिटीजन्स को निकाल दिया गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। एलिक बोलता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम देखते हैं पैटर्न को, जो कि डिस्ट्रक्शन के बाद वहीं पर खड़ा होता है और वो बोलता है वो पागल कमीना काया वो अपने साथ साथ सभी को लेकर मरना चाहता था। ऐसा लगता है कि उसने टेरिटरी के बाहर भी अपने सबऑर्डिनेट्स को छुपा रखा था। तभी एक बंदा पैटर्न से बोलता है कि वाइस कैप्टन हमने उस वर्ल्ड को ढूंढ लिया जिसके बारे में आपने मेंशन किया था। पैटर्न अपने मन में बोलता है जबकि मेंशन ठहरने से चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई हैं, तो मैं बस अपना यहाँ पर मिशन कंप्लीट करूंगा, जो कि डीमंस के ट्रेसेस को पाना है और अपने यूरानियस को सौंपना है। और जब मैं उनकी मदद कर दूंगा थ्रोन को पाने में, तो वो मेरे को इंस्पेक्शन ब्यूरो का लीडर बना देंगे और मैं एलिक द्वारा छोड़े गए फेक ट्रेसेस को इस घटना के से जोड़ दूं, तो मैं मेलविंगर फैमिली को खत्म करने में कामयाब हो जाऊंगा। तभी उसका बंदा बोलता है कि वाइस कैप्टन प्लीज आप एक बार यहाँ पे देखें। पैटर्न बोलता है कि आखिर क्या हुआ। वो बंदा बोलता है कि वर्ल्ड पूरी तरह खाली है। पैटर्न बोलता है डैम इट, उन सभी डीमंस ने इस जगह को पहले ही क्लियर कर दिया है। वो बोलता है कि मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि काया को हमारे एम्बुश के बारे में पता नहीं था, उसने बस सस्पेक्ट किया था कि हमने बस यहाँ पर किसी अपने स्पाई को प्लांट किया है। वो बोलता है जरा एक सेकंड रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे इंस्पेक्शन ब्यूरो में कोई डीमन स्पाई है। तभी हम देखते हैं इधर एलिक को, जो कि बहुत ही हंस रहा होता है। तभी अगस्टिन उससे बोलते हैं कि आखिर इसमें हंसने वाली क्या बात है। एलिक बोलता है कि मुझे ये बात सोच के हंसी आ रही है कि आखिर वो खाली वर्ल्ड को देख कर क्या क्या इमेजिन कर रहे होंगे और क्या क्या स्टोरी बना रहे होंगे। अगस्टिन बोलते हैं कि उन सभी बास्टर्ड ने सच में एक गलत इंसान से पंगा ले लिया है, जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। हम देखते हैं मेफिस्टो को, जो कि गुस्सा होता है। मैं एलिक को बोलता है मेफिस्टो आखिर तुम अभी भी अपसेट क्यों हो, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैंने तुम्हें उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए अलाउ भी किया। आखिर तुम्हारे जैसा ग्रेट डीमन किंग इतना छोटा कैसे हो सकता है। क्या ये अच्छा नहीं होता कि तुम मुझे अपने सील के बारे में थोड़ा कुछ बता देते। हम देखते हैं मेफिस्टो को, जो कि उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। हमें उसी समय का सीन दिखाया जाता है सब जब एलिक को वो सारे रेलिक्स मिले होते हैं जिसमें ब्लैक एनर्जी होती है। एलिक बोलता है यहाँ तो सच में बहुत सारे हैं। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है अगर तुमने अपनी प्रॉमिस नहीं रखी तो आज के बाद हमारे बीच में कोई भी डील नहीं होगी। एलिक बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और वो सारे रेलिक्स को ऊपर की तरफ फेंक देता है और उन सबको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करने लगता है और वो मेफिस्टो को प्रोवाइड करने लगता है, जिससे कि मेफिस्टो बहुत ही खुश हो जाता है और वो उसे खाना चालू कर देता है। और वो बोलता है कि फाइनली मुझे डिमोनिक एनर्जी मिल गई। और वो बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये इतना डिलीशियस क्यों है, शायद ये एजिजल का है इसलिए बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। हम देखते हैं कि उसे ब्लैक एनर्जी मिलना बंद हो जाता है। वो बोलता है क्या, और वो एलिक पे गुस्सा करने लगता है और वो बोलता है कि तुमने आखिरकार उसे दोबारा क्यों ले लिया। एलिक बोलता है मेफिस्टो से चलो भी ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है कि जब हम एक दूसरे से बिजनेस कर रहे हैं। वो बोलता है चलो अब हम एक दूसरे से लेन देन की बात कर लेते हैं, अब तुम मुझे अपने सील को यूज करने की चाबी दे दो, वरना मैं वो सारी डिमोनिक एनर्जी तुम्हें नहीं दूंगा। हम देखते हैं कि मेफिस्टो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो बोलता है तुम सच में बहुत बड़े स्कमबैग हो। एलिक बोलता है कि वो सच में एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था। एलिक अपने मन में सोचता है कि मुझे उस सील को यूज करने के लिए पहले क्वालिफिकेशन को पाना होगा और क्वालिफिकेशन को पाने के लिए मुझे सील्स को अच्छे तरीके से समझना होगा, और अगर मुझे ओरिजिनल सीन को अच्छे से समझना है तो उससे थोड़े से कमजोर वाले को अच्छे से समझना होगा और उससे भी पहले उसको पाना होगा। हालांकि प्रॉब्लम की बात यह है कि मेफिस्टो को ये याद नहीं है कि उसके अंडर में कौन कौन से डीमंस आते थे, क्योंकि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। हालांकि मेरे हाथ पर एक वुल्फ का क्रेस्ट है तो मैं इसे यूज करते हुए किसी क्लू का पता लगा लूंगा। तभी एलिक को थोड़ा ब्लैक ऑरा महसूस होता है और हम देखते हैं कि वो ब्लैक ऑरा बाहर की तरफ से आ रहा होता है और ये काया होता है। काया बोलता है आखिरकार मैं तुम सभी चोरों को ढूंढ लिया। तो भाई लोग एपिसोड यहीं पे खत्म होती है और इस मानवा के बस अभी इतने एपिसोड रिलीज हुए हैं और जैसे एपिसोड रिलीज होंगे मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप लोग को एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और आप लोग प्लीज सजेशन दीजिएगा कि मैं किस मानवा पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। आप सभी को तो पता ही होगा कि मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे मानवा के साथ। राधे राधे।